वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। जो भी स्टूडेंट एनएफसी, एचडब्ल्यूबी, बार्क, आईजीकर, वीईसीसी, एनपीसीएल में फॉर्म फिलअप किए हैं वो सभी स्टूडेंट के लिए आज का क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब सभी स्टूडेंट जानते हैं ये राजस्थान रावतबाटा का ऑफिशियल पेपर है टर्नर और मैशिनिस्ट ट्रेड का। तो जो भी स्टूडेंट फिटर से है वो सभी स्टूडेंट पेपर को जरूर देखना है, क्योंकि आप लोगों के लिए भी सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर आने वाला है। और हो सकता है कि ये पेपर ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारा यूट्यूब चैनल ने पोस्ट ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन मैं जब डिस्कस करूंगा नॉट ओनली 50 क्वेश्चन को जब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों का एटलीस्ट 250 से 300 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाएगा और इसका कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। तो जो भी स्टूडेंट 50 क्वेश्चन छोड़ के भी बाकी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं और भी कुछ क्वेश्चन सीखना चाहते हैं, अगर टेक्निकल में नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, क्लास को आप लोग कंटिन्यू कीजिए। तो फिटर टर्नर मैशिनिस्ट वालों के लिए क्लास है। जो भी स्टूडेंट फिटर टर्नर मैशिनिस्ट से बिलोंग करते हैं वो सभी स्टूडेंट इस क्लास को कंटिन्यू करिए। आप लोग जानते हैं एनपीसीएल, एनएफसी, आईजीकर, वीईसीसी, एनपीसीएल सभी में प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है। प्रिलिमिनरी टेस्ट में जो पास करता है उसको एडवांस टेस्ट में बुलाता है। तो एडवांस टेस्ट में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स रहता है और एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स आप लोग का डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों का 2 घंटे का टाइम रहता है। तो आप देख सकते हैं इसमें आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर टर्निंग। टर्निंग के लिए आवश्यक स्थिति क्या है। तो टर्निंग जब आप लोग करते हैं तब आप लोगों का क्या नेसेसरी कंडीशन या इसका आवश्यक या प्रयोजनीयता क्या होना चाहिए। तो एक्चुअली जानना चाहिए टर्निंग हम लोग किस में करते हैं। हम लोग लेद मशीन में टर्निंग करते हैं। तो जनरली टर्नर जो स्टूडेंट होता है, टर्नर स्टूडेंट के लिए मेन जो पार्ट होता है, उन लोगों का जो मेन सिलेबस होता है लेद होता है, क्योंकि लेद होता है एक टर्निंग मशीन। समझ में आ गया। सबसे पहले ये जानना चाहिए। देखो टर्निंग स्टेप टर्निंग होता है, प्लेन टर्निंग होता है। तो प्लेन टर्निंग कैसे होता है और स्टेप टर्निंग कैसे होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जब भी लेद मशीन में आप लोग वर्क करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तब आप लोगों को काटिंग टूल को हार्ड लेना पड़ेगा वर्कपीस से, क्योंकि वर्कपीस इसमें हेड स्टॉक स्पिंडल में फिक्स होता है और इधर टूल पोस्ट में टूल फिक्स होता है। टूल क्या करता है, ये वर्कपीस को काटते रहता है और इसको एक जो डिजायर्ड शेप है, जो शेप में आप लोग को चाहिए उस शेप में बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये कंडीशन होना चाहिए, कटिंग टूल वर्कपीस से हार्डर होना चाहिए। कटिंग टूल को वर्कपीस से ज़्यादा सख्त या कठोर होना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया है। तो कौन सा टूल हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, डायमंड, CBN। तो ये सब टूल बहुत ज़्यादा कठोर होता है। और वर्कपीस किससे बनता है, जैसे माइल्ड स्टील, कभी कास्ट आयरन। तो ये तो नरम होता है ना, इसमें कार्बन परसेंटेज बहुत कम होता है, इसलिए नरम भी होता है। तो कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील से ज़्यादा हार्ड क्या होता है, हाई स्पीड स्टील होता है, CBN होता है, डायमंड होता है। इसीलिए क्या करता है, काटिंग टूल वर्कपीस को काटता है। ठीक है, तो प्लेन टर्निंग में क्या होता है, प्लेन टर्निंग में 2 स्टेज होते हैं, 2 स्टेज में टर्निंग हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं राफ टर्निंग, उसके बाद हम लोग फिनिश टर्निंग करते हैं। सोचो एक एग्जांपल देखिए, मैं बता रहा हूँ। एक वर्कपीस है जिसका डायमीटर सोचो 45 मिलीमीटर है। ठीक है, तो इसको काट के कितना करना पड़ेगा, 40 mm करना पड़ेगा। ओके, तो राफ टर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली आप लोग को सबसे पहले मैं समझा देता हूँ। राफ टर्निंग में हम लोग इसको जो टर्न कर देते, पूरा डेप्थ दे के, फीट जब भी देते हैं ज़्यादा फीट दे के हम लोग इसको टर्न कर देते हैं। और कितना तक करते हैं हम लोग राफ टर्निंग करते, सोचो 40.03 इतना तक, मतलब कुछ मेटल रख देते, सफिशिएंट मेटल रख देते फिनिश करने के लिए। ठीक है, तो राफ टर्निंग टूल की मदद से हम लोग तो जो साइज चाहिए उससे ज़्यादा मेटल रख देते हैं, ताकि अगर ज़्यादा मेटल लगे तो उसका मदद से हम लोग फिनिश टर्निंग कर सकते हैं। उसका बाद हम लोग फिनिश टर्निंग टूल यूज़ करके जो एक्स्ट्रा मेटल रहता है उसको अच्छा से कट के एक जो 40 mm डायमीटर चाहिए था 40 mm डायमीटर बना देते हैं। ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट। तो एक्चुअली आप लोग को इंग्लिश में जानना चाहिए, बाय राफ टर्निंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल इज रिमूव। राफ टर्निंग करके आप लोग जानते पहले क्या था, 45 mm था, उसको हम लोग बहुत ज़्यादा मटेरियल को हम लोग रिमूव कर दिए। ठीक है, और जॉब को हम लोग क्या करते हैं, जॉब इज बॉट
क्लोज टू द रिक्वायर्ड साइज, जो साइज हम लोग को चाहिए 40 mm चाहिए, तो इसको बहुत ही क्लोज साइज में लेके आता है। सोचो 40.04 या 40.06, इतना क्लोज, मतलब बहुत ही नज़दीक उसका रिक्वायर्ड साइज में लेके आता है। और लिविंग सफिशिएंट मेटल फॉर फिनिशिंग, और जितना फिनिशिंग करने के लिए मेटल चाहिए, रखना चाहिए, उतना सफिशिएंट मेटल रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि फिनिशिंग करने के लिए अगर ज़्यादा मेटल नहीं रहेगा तो फिनिश भी अच्छा से नहीं आ पाता है, तो फिनिशिंग के लिए भी थोड़ा मेटल रख देना चाहिए। ठीक है, और जब राफ्ट टर्निंग करते हैं, राफ्ट टर्निंग करने का बाद उसमें क्या होता है, उसमें तो हम लोग फीड ज़्यादा दे देते हैं। और राफ्ट टर्निंग जब भी करते हैं स्पिंडल स्पीड स्लो होता है, जो स्पिंडल स्पीड घूमता है ना, स्पिंडल स्पीड बहुत स्लो होता है। और क्या होता है, जो फीड होता है, फीड हम लोग ज़्यादा दे देते हैं। ठीक है, तो इसके फीड ज़्यादा जब भी देंगे तब क्या होता है, इसका जो सरफेस फिनिश होता है और एक्यूरेसी होता है उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम लोग पहले तो वो स्लो स्पीड में घूमता है और फीड भी हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं, इसीलिए वो जो सरफेस फिनिश हो जाएगा वो खड़ा पाएगा और एक्यूरेसी भी उतना नहीं आएगा। तो इतना तक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिनिश टर्निंग करते हैं। तो आप लोग को जानना चाहिए राफ्ट टर्निंग के लिए हम लोग कौन सा टूल यूज़ करते हैं, राफिंग टूल या नाइफ टूल यूज़ करते हैं। राफिंग टूल या नाइफ टूल हम लोग यूज़ करते हैं। समझ में आ गया राफ्ट टर्निंग। इसका बाद आप लोग को जानना चाहिए फिनिश टर्निंग क्या होता है। फिनिश टर्निंग के लिए हम लोग मतलब सफिशिएंट मटेरियल रख देते हैं, उसका बाद हम लोग फिनिश टर्निंग टूल से हम लोग उसको फिनिश टर्निंग कर देते हैं। और फिनिश टर्निंग करते टाइम हम लोग फीड कम देते हैं, ये चीज़ आप लोग को याद रखना चाहिए, फीड कम देते हैं। और जो स्पिंडल फीड होता है, जो पहले राफ्ट टर्निंग में था उससे 1 से 2 गुण ज़्यादा हम लोग स्पिंडल स्पीड करते हैं। सोचो पहले 40 RPM में घूम रहा था, उसको हम लोग एटलीस्ट 60 से 80 RPM में घुमाना पड़ेगा। ठीक है, वो अगर स्पिंडल उतना स्पीड में घूमेगा और फीड अगर लेस देंगे तब सरफेस फिनिश भी अच्छा हो जाएगा और एक्यूरेसी भी अच्छा आ जाएगा। तो आप लोग जानते, जो भी स्टूडेंट लेद में काम करके आया है, जब भी आप लोग लेद में काम करते हैं तो फिनिशिंग करने के लिए आप लोग का टूल जो होता है उसको थोड़ा सा नोज रेडियस बना लेना चाहिए। रेडियस अगर आप लोग बना लेते हैं तो उसमें क्या था, फिनिश बहुत ही अच्छा आता था। जब मैं भी जॉब बनाता था तब मैं फिनिशिंग करने से पहले हम टूल का फ्रंट पोर्शन को नोज बना देते हैं। तो नोज जब भी बनाते तब क्या होता है, उसका जो फिनिशिंग होता है बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो फिनिश टर्निंग के लिए कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए, अराउंड नोज फिनिश टर्निंग टूल, अराउंड नोज फिनिश टर्निंग टूल या नाइफ टूल विथ ए लार्जर नोज रेडियस। मतलब नाइफ टूल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका फ्रंट पोर्शन को नोज रेडियस बनाना ही पड़ेगा। जब भी नोज रेडियस बनाएंगे तब उसका फिनिश अच्छा आएगा। नॉर्मल टूल से करेंगे तो उतना अच्छा फिनिश नहीं आएगा जितना नोज रेडियस वाला टूल से आता है। समझ में आ गया। इसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा स्टेप टर्निंग क्या होता है। सोचो कोई भी अगर वर्क पीस है तो मैं टोटल चीज़ को इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। सोचो हम लोग कोई भी जॉब बनाएंगे जिसमें डिफरेंट डायमीटर रहना पड़ेगा। सोचो ऐसा एक जॉब है, ऐसा एक जॉब है, पहले था ये जॉब को हम लोग कैसे बनाना पड़ेगा। सोचो ऐसे डायमीटर है, फिर ऐसे, मतलब फिर ऐसे, वेट इसको हम इरेज कर देते हैं, ऐसे बनाना पड़ेगा। इसका बाद सोचो ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब स्टेप बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसके लिए हम लोग को स्टेप टर्निंग करना पड़ता है। मतलब स्टेप करके हम लोग टर्निंग करते हैं। नॉर्मल जैसे प्लेन टर्निंग होता है वैसे ही स्टेप टर्निंग होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब भी आप लोग स्टेप टर्निंग करते हैं आप लोग को चीज़ जानना चाहिए, क्वेश्चन आता है बिग डायमीटर को पहले टर्निंग करना चाहिए या स्मॉल डायमीटर को। तो बिग डायमीटर को सबसे पहले बना लेना चाहिए। सोचो ऐसे जॉब बनाना है तो ये तो पहले वर्कपीस था, तो सबसे पहले बिग डायमीटर इसको टर्न कर लेना चाहिए। उसका बाद जो अंदर वाला पोर्शन है स्टेप आपको काटना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। ये होता है स्टेप टर्निंग, जिसमें स्टेप दिखाया जाता है जॉब में, उसको स्टेप टर्निंग बोलते हैं। प्लेन टर्निंग का जैसे सेम टू सेम फंडा होता है। ओके, समझ में आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था आप लोग को समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ टूल पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द जॉब इज टर्म्ड एज। वर्कपीस की धुरी के समांतर में टूल को संचरण को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब जो वर्कपीस है या जॉब है तो उसका पैरेलली अगर टूल मूव होता है। सोचो ये तो वर्कपीस है, वर्कपीस का पैरेलल अगर टूल मूव होता है तो उसमें उस फीड को क्या बोलते हैं, उस फीड को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फीड। ठीक है, अगर इसका परपेंडिकुलर टूल अगर मूव होता है, परपेंडिकुलर अगर टूल मूव होता है तब क्या होता है, इसको बोलता है क्रॉस फीड। अगर जॉब का जो एक्सिस है, इसका एक्सिस का अगर एंगुलर अगर टूल मूव होता है तब उसको कौन सा फीड बोलते हैं, एंगुलर फीड बोलते हैं। समझ में आ गया। तो इधर सब लोग को जानना चाहिए, जब ये जो जॉब है
पैरेलल अगर टूल मूव होता, ये जॉब है इसका, पैरेलल अगर टूल मूव होगा तो इसमें जो सरफेस बनाता है वो सिलिंड्रिकल सरफेस बनाता है, ठीक है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल फीड में सिलिंड्रिकल सरफेस बनाएगा। और इसका बाद जो बोला था, आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या बोला था, जो क्रॉस फीड है, ये जो जॉब है इसका अगर परपेंडिकुलर अगर टूल जाएगा तो कौन सा सरफेस बनाता है, फ्लैट सरफेस बनाता है, जिसमें हम लोग फेसिंग करते हैं। फेसिंग करते टाइम हम लोग क्या करते हैं, फेसिंग करते टाइम जो वर्कपीस एक्सिस होता है इसका साथ राइट एंगल में या 90 डिग्री में टूल को हम लोग सेट करते हैं। ओके, तो ये होता है, ये फ्लैट सरफेस बना देता है और ये परपेंडिकुलर अगर टूल जाएगा तो, ठीक है। इसका बाद जब भी हम लोग को कोई भी टेपर काटना पड़ता है, सोचो जॉब में ऐसे टेपर काटना पड़ेगा, तो टेपर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टूल को एंगुलर फीड देना पड़ेगा। समझ में आ गया तीनों चीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या पूछे जा रहा है, इसका बारे में जो भी क्वेश्चन होता है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल फीड, ठीक है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकता है, लॉन्गिट्यूडनल फीड देने के लिए लेद मशीन का कौन सा पार्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो लॉन्गिट्यूडनल फीड देने के लिए ट्रैवर्सिंग हैंड व्हील का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ट्रैवर्सिंग हैंड व्हील कहाँ पे रहता है, एप्रॉन में रहता है, ठीक है। तो इसको घुमा के हम लोग लॉन्गिट्यूडनल फीड देते हैं। जॉब का जो वर्क एक्सिस रहता है उसका पैरेलली हम लोग फीड देते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल फीड होते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है क्रॉस फीड हम लोग कैसे देते हैं, तो क्रॉस स्लाइड का मदद से हम लोग, क्रॉस स्लाइड का जो व्हील होता है उसका मदद से हम लोग परपेंडिकुलर फीड देते हैं, ठीक है, या क्रॉस फीड देते हैं। समझ में आ गया। अगर ऐसे बोलता है जो एंगुलर फीड होता है, एंगुलर फीड हम लोग कहाँ से देते हैं, कॉम्पाउंड स्लाइड से हम लोग एंगुलर फीड देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है सैडल क्या होता है, सैडल लेद मशीन का एक पार्ट होता है जो एज शेप का एक कास्टिंग होता है जिसका बॉटम फेस में वी गाइड ग्रुप रहता है। तो वी गाइड ग्रुप क्या होता है, लेद बेड का ऊपर जो ग्रुप रहता है वी ग्रुप का साथ तो मैच करता है और लेद बेड का ऊपर मूव करते रहता है। सैडल का ऊपर क्या रहता है, जो पार्ट्स ऑफ सैडल होता है, सैडल का ऊपर रहता है क्रॉस स्लाइड रहता है, क्रॉस स्लाइड का ऊपर रहता है कॉम्पाउंड रेस्ट। ओके, तो कॉम्पाउंड रेस्ट का ऊपर क्या रहता है, टॉप स्लाइड रहता है। टॉप स्लाइड का ऊपर टूल पोस्ट रहता है, मतलब टॉप स्लाइड टूल पोस्ट को होल्ड करता है, टूल को होल्ड करता है टूल पोस्ट, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाता है लेद मशीन का कौन सा पार्ट टूल पोस्ट को सपोर्ट करता है, तो टॉप स्लाइड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हो सकता है एक क्वेश्चन के लिए मैं ज़्यादा टाइम लगा सकता हूं, लेकिन आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इधर तो जस्ट पूछा था कि जो वर्कपीस है उसका एक्सिस, अगर एक्सिस बराबर अगर टूल को मूव करते तो कौन सा फीड होता है, वो तो लॉन्गिट्यूडिनल फीड होता है। तो क्रॉस फीड क्या होता है, एंगुलर फीड क्या होता है, इसके लिए कौन सा सरफेस बनता है वो भी मैं आप लोग के साथ बता दिया हूँ। फेसिंग करते टाइम टूल को वर्कपीस का एक्सिस का साथ 90 डिग्री में सेट करना चाहिए, ठीक है। और ऑलवेज जब भी आप लोग लेद मशीन में वर्क करते हैं तब उसका सेंटर हाइट में टूल को फिक्स करना पड़ेगा अगर कोई भी ऑपरेशन कर रहे तो, ठीक है। समझ में आ गया कि एक क्वेश्चन आता है अगर फेसिंग करते टाइम टूल अगर उसका सेंटर पॉइंट में नहीं रहता तब क्या होता है, उसमें जो सेंटर पोजीशन होता है, जॉब का सेंटर पोजीशन में थोड़ा सा मेटल रह जाता है जिसको बोलते हैं पीप ऑफ द वर्क, तो या पीप एट द सेंटर। तो पीप ऑफ द सेंटर क्यों होता है, क्योंकि टूल सेंटर हाइट में नहीं है। जब भी टूल को आप लोग सेंटर हाइट में कर देंगे तो ये जो एक्स्ट्रा मेटल रहता है सेंटर पोर्शन में वो हट जाता है। ओके, तो पीप एट द सेंटर के कारण होता है टूल इज नॉट फिक्स्ड एट दैट एक्यूरेट या प्रॉपर सेंटर हाइट, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, ए टेपर्ड वर्कपीस हैज लार्ज डायमीटर 80 मिलीमीटर, स्मॉल डायमीटर 70 मिलीमीटर, टेपर रेशियो जिसको बोलते हैं कॉनिसिटी, के से हम लोग डिनोट करते हैं। तो कॉनिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, आप लोग जानते हैं कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटा स्मॉल एल। तो कैपिटल डी मतलब होता है बिग डायमीटर, स्मॉल डी मतलब होता है स्मॉल डायमीटर और एल मतलब होता है लेंथ ऑफ टेपर। तो आप देख सकते हैं इसमें आप लोगों का लेंथ ऑफ टेपर निकालना है, मतलब एल निकालना है। टेपर रेशियो भी दे दिया है, टेपर रेशियो 1/20 है, ठीक है। इसका बाद बिग डायमीटर 80 माइनस 70 है बटा डी हो जाएगा, सॉरी एल हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाफ ऊपर में 10 बटा एल। तो एक्चुअली ए क्या हो जाएगा, हाफ नहीं है 20, तो एल इज इक्वल टू एक्चुअली आ जाएगा 200। तो एक्चुअली इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 मिलीमीटर, लेकिन इसका जो आंसर की में दिया था, आंसर की में इसका राइट आंसर दिया है 100 मिलीमीटर। तो 100 मिलीमीटर राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा 200 मिलीमीटर।
समझ में आ गया है। तो आप लोगों को जानना है टेपर रेशियो जिसको बोलते हैं कॉनिसिटी, कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटा स्मॉल एल। स्मॉल एल मतलब होता है लेंथ ऑफ टेपर। ये फॉर्मूला में अगर आप लोग लगा देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 200 मिलीमीटर। समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क सपोर्टिंग डिवाइस। इनमें से कौन सा वर्क को सहारा देने का उपकरण नहीं है, वर्क सपोर्टिंग डिवाइस नहीं होता, जॉब को सहारा नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पिंडल। ठीक है, बाकी फिक्सर, फेस प्लेट, चक जो भी होता है ये वर्क को या जॉब को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं फिक्सर क्या करते हैं, फिक्सर जॉब को होल्ड करते हैं और उसको पोजिशनिंग भी करता है। ठीक है, और लोकेटिंग भी करता है, तो ये वर्क सपोर्ट करता है। और जिग का काम आप लोग जानते हैं सब फिक्सर जैसे करते हैं, लेकिन जिग एक्स्ट्रा क्या काम करता है, टूल को वो गाइड भी कर देता है कि इधर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फेस प्लेट क्या होता है, जब भी कोई भी एवोकाडली शेप मतलब एक ऑड शेप जॉब होता है या कोई भी इरेगुलर शेप जॉब होता है, बड़ा साइज का कोई जॉब होता है, तो उसको टर्निंग के लिए करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को फेस प्लेट में होल्ड करना पड़ता है। जब कोई भी प्लेट में या कोई भी चक में होल्ड नहीं हो पाता कोई भी जॉब, तब हम लोग फेस प्लेट में को होल्ड करके टर्निंग करते हैं। फेस प्लेट में क्या होता है, बहुत सारा ऐसे स्लॉट रहता है और जो राउंड आप बोल सकते हैं होल भी रहता है। ठीक है, तो आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है फेस प्लेट में इतना सारा स्लॉट क्यों होता है या होल क्यों बनता है। तो वर्कपीस को माउंटेनिंग करने के लिए, होल्ड करने के लिए, होल्ड करके टर्निंग करने के लिए इतना सारा होल का ज़रूरत पड़ता है। समझ में आ गया है। तो वर्कपीस को माउंटेनिंग करने के लिए या होल्ड करने के लिए इतना स्लॉट और होल का ज़रूरत पड़ता है। तो वर्कपीस में होल्ड करके क्या करता है, वर्कपीस को होल्ड करके क्या करता है, वो जॉब को टर्निंग करता है। समझ में आ गया। इसका बाद आपको जानना चाहिए फिक्सर हो गया, फेस प्लेट हो गया, इसका बाद आपको जानना चाहिए लेद स्पिंडल नोज में कौन सा टेपर रहता है। तो इसमें रहता है मोर्स टेपर, जिसको हम लोग एमटी से डिनोट करते हैं, एमटी से, जिसका रेंज कितना होता है, जिसका रेंज होता है एमटी 0 से एमटी 7 तक इसका रेंज होता है। टोटल 8 नंबर में अवेलेबल होता है। और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ये होता है एक सेल्फ होल्डिंग टेपर। मोर्स टेपर को सेल्फ होल्डिंग टेपर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाता है। और मोर्स टेपर इज यूजुअली यूज्ड इन बोर्स ऑफ स्पिंडल नोज ऑफ लेद। तो लेद मशीन का जो स्पिंडल नोज में जो बोर्ड रहता है उधर मोर्स टेपर होता है। ड्रिलिंग मशीन का जो स्पिंडल में जो बोर्ड होता है उसमें भी रहता है मोर्स टेपर। इसका बाद सैंक्स ऑफ ड्रिल, रिमार सेंटर, इसमें रहता है मोर्स टेपर। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है लेद सेंटर, ट्विस्ट ड्रिल, रिमार के लिए कौन सा रेंज यूज़ होता है मोर्स टेपर का, MT 0 से MT 4 रेंज यूज़ होता है। ठीक है, और इसका इंक्लूडेड एंगल होता है 3 डिग्री। अगर टेपर पर फुट पूछेगा तो 5/8 इंच इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। इसका बाद क्या पूछा है आप देख सकते हैं, ऑप्शन है चक। चक का रिलेटेड आप लोग को 2-3 पॉइंट जानना चाहिए। कौन सा चक होता है, जैसे जनरली 4 जा चक हम लोग यूज़ करते हैं, 3 जा चक हम लोग यूज़ करते हैं। 4 जा चक मतलब क्या है, इसमें 4 जॉ रहता है, और 3 जा चक मतलब क्या होता है, इसमें 3 जॉ रहता है। ठीक है, तो इसका बारे में पूरा डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं टोटल चीज़ को मैं इरेज कर देता हूँ। 4 जॉ चक में क्या होता है, टोटल 4 जॉ रहता है। ठीक है, तो ये टोटल 4 जॉ रहता है। तो एक एक जॉ रिवर्सिबल भी होता है, मतलब इसको हम लोग रिवर्स करके खोल भी सकते हैं, घुमा भी सकता है। ओके, और इसको इंडिपेंडेंट चक क्यों बोलता है, क्योंकि चक में अगर कोई भी जॉब को होल्ड करना है तो एक एक चक को अलग अलग चक्की से, मतलब एक एक जो चक है उसको चक्की का मदद से अलग अलग करके घुमाना पड़ता है। इसको घुमाना पड़ता है, फिर इसको, मतलब 4 जॉ को अलग अलग करके टाइट करना पड़ता है चक्की का मदद से। तो एक एक जॉ इंडिपेंडेंट, मतलब अकेला अकेला मूव होता है, तो इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट चक कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग का देखते हैं 3 जॉ चक में क्या होता है, 3 जॉ होता है। इसमें क्या होता है, एक जॉ का अगर हम लोग घुमाते चक्की का मदद से, बाकी 2 भी ऑटोमेटिकली घूमता है और ये ऑटोमेटिक सेंटर हो जाता है, इसीलिए इसको बोलता है सेल्फ सेंटरिंग चक। ठीक है, इसका बाद आप लोग को जानना चाहिए 4 जॉ चक में कौन सा वर्कपीस को हम लोग होल्ड कर सकते हैं। नॉर्मली जो भी वर्कपीस है, तो ऑड शेप वर्कपीस नहीं, इरेगुलर वर्कपीस जो भी होता है, इरेगुलर वर्कपीस को हम लोग होल्ड कर सकते हैं 4 जॉ चक में। और रफ कास्टिंग जॉब या कोई भी रफ जॉब को होल्ड करने के लिए हम लोग 4 जॉ चक यूज़ करते हैं। इसमें ग्रिपिंग पावर भी ज़्यादा होता है और इसमें हम लोग जॉब को और भी ज़्यादा मतलब एक्यूरेसी के साथ ट्रूइंग कर सकते हैं। जॉब को ट्रूइंग करना मतलब क्या, जब भी चक में जॉब को होल्ड करते हैं तो वो टोटली उसका
क्या बोलते हैं, मतलब वो जो घूमता है उसको टोटली अच्छा से सेंटर करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर हम लोग सेंटरिंग अच्छा से करते हैं तो जॉब डांसिंग नहीं करता। अगर सेंटरिंग अच्छा नहीं होता तो वो डांसिंग करेगा, मतलब आप लोगों को देख के लगेगा वो सेंटरिंग नहीं हुआ है। तो इसमें कितना एक्यूरेसी में हम लोग जॉब को ट्विंग कर सकते हैं। फोर्जा चक में 0.001 इंच या आप लोग बोल सकते हैं 0.02 mm में जॉब को हम लोग ट्विंग कर सकते हैं। जो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है आप देख सकते हैं इंच में जो होता है 0.001 इंच और मेट्रिक में होता है 0.02 mm। तो इतना एक्यूरेसी में हम लोग जॉब को होल या जॉब को सेंटरिंग कर सकते हैं फोर्जा चक में, लेकिन थ्रीजा चक में उतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं देता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लोग को जानना चाहिए इसका टोटल 4 पार्ट होता है। तो 4 पार्ट क्या क्या होता है, बैक प्लेट होता है, फोर्जा चक का टोटल 4 पार्ट होता है। बैक प्लेट होता है, बॉडी होता है, जॉ होता है और स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू शाफ्ट होता है। तो आप लोग को जानना चाहिए ये सब चीज़ बनता किस मटेरियल से। बैक प्लेट जो बनता है, जो चक का बॉडी होता है उसका बैक में ये लगा हुआ रहता है। तो एलन स्क्रू की मदद से हम लोग बैक प्लेट को जो फोर्जा चक है उसका बॉडी का पीछे लगाते हैं और ये बनता है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से। समझ में आ गया, बैक प्लेट बनता है। बॉडी किस मटेरियल से बनता है, बॉडी बनता है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनता है। ओके, और इसका जो फेस होता है, फेस बनता है फ्लेम हार्डन से। समझ में आ गया। और इसमें टोटल 4 जॉ रहता है, मतलब टोटल तो गोल होगा, मतलब टोटल 360 डिग्री होता है। तो एक एक जॉ कितना डिग्री में रहता है, दूरी में रहता है 90 डिग्री करके दूरी में रहता है, इसलिए 360 डिग्री होता है। समझ में आ गया। एक किस मटेरियल से बनता है, एक एक जॉ किस मटेरियल से बनता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था वाइजैक स्टील के एग्जाम में। तो एक एक जॉ बनता है हाई कार्बन स्टील और ये हार्डन एंड टेम्पर्ड होता है। समझ में आ गया, हाई कार्बन स्टील से बनता है जो। और बॉडी और बैक प्लेट किस मेटल से बन रहा था, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनता है। ओके, समझ में आ गया। इसका बाद आपको जानना चाहिए स्क्रू शाफ्ट जो होता है, तो स्क्रू शाफ्ट किस में बनता है, हाई कार्बन स्टील से ये भी बनता है। ओके, तो एक एक जो जा होता है, जा और स्क्रू शाफ्ट हार्डन या हाई कार्बन स्टील से बनता है। समझ में आ गया। इसका बाद आपको जानना चाहिए थ्रीजा चक में क्या होता है, इसमें रेगुलर शेप वर्कपीस को हम लोग होल्ड कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं हेक्सागन, अगर वर्कपीस होगा, हेक्सागन वर्कपीस को होल्ड कर सकते हैं। ओके, या कोई भी सिलिंड्रिकल जॉब होगा तो सिलिंड्रिकल जॉब को होल्ड कर सकता है। अगर सिलिंड्रिकल टोटली नहीं होगा तो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। हेक्सागन अगर टोटली नहीं होगा तो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया है। और इसका आप लोग जानते हैं जो जा होता है और इसका एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर को होल्ड करने के लिए 2 सेट ऑफ जा होता है। एक्सटर्नल के लिए अलग होता है और इंटरनल के लिए अलग होता है। ओके, इस जॉ को रिवर्स में हम लोग घुमा नहीं सकते हैं। तो इसका टोटल 5 पार्ट होता है। थ्रीजा चक का टोटल 5 पार्ट होता है। क्या क्या होता है, बैक प्लेट होता है, बॉडी होता है, जा होता है, क्राउन व्हील होता है एंड पिनियन होता है। समझ में आ गया है। तो बॉडी एंड बैक प्लेट बनता है सेम टू सेम चीज़ से। मैं जो मैं आप लोगों का फोर्जा चक में बता दिया। जॉ भी बनता है सेम मटेरियल से, हाई कार्बन स्टील से। क्राउन व्हील बनता है एलॉय स्टील से, ये आप लोग को जानना चाहिए। क्राउन व्हील बनता है एलॉय स्टील से और पिनियन बनता है हाई कार्बन स्टील से। ये किस मटेरियल से बनता है, इधर से क्वेश्चन पूछे जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को जानना चाहिए थ्रीजा चक और फोर्जा चक का बीच में क्या डिफरेंस होता है। 2-3 पॉइंट आप लोग को जानना चाहिए। देखो, थ्रीजा चक में हम लोग क्या कर सकते हैं, ओनली सिलिंड्रिकल और हेक्सागोनल जॉब को हम लोग होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो फोर्जा चक होता है इसमें रेगुलर इरेगुलर जो भी शेप ऑफ जॉब होता है उसको होल्ड कर सकते हैं। और जो थ्रीजा चक होता है इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल जो अलग अलग होता है, अवेलेबल होता है। और इसमें जो फोर्जा चक में होता है ये रिवर्सेबल होता है और इसीलिए एक्सटर्नल जॉब इंटरनल जॉब दोनों को होल्ड कर सकता है। ओके, और इसमें जो हम लोग थ्रीजा चक में जॉब को होल्ड करते हैं उसमें उसको सेटिंग करना बहुत इजी होता है। लेकिन फोर्जा चक में सेटिंग करना बहुत ही दिक्कत होता है क्योंकि हम लोग को डायल टेस्ट इंडिकेटर की मदद से सेंटरिंग करना पड़ता है अगर आप लोग बहुत ही एक्यूरेट सेंटरिंग चाहिए तो। जो थ्रीजा चक में होता है इसका ग्रिपिंग पावर ज़्यादा नहीं होता और फोर्जा चक में ग्रिपिंग पावर ज़्यादा होता है। ओके, समझ में आ गया। तो यही होता है बेसिक जो डिफरेंस, ये आप लोग को जानना चाहिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैं बहुत दूर डिस्कस कर दिया हूँ। जो भी आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मेरा क्लास लेने का एक ही मकसद होता है, आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही क्लास का थ्रू आप लोग को प्रोवाइड करना है। तो एक एक टॉपिक तो इधर क्वेश्चन में आया था, जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आया है उसका रिलेटेड भी क्वेश्चन बता देना, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस हो गया। 5th नंबर का क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फाउंडेशन फॉर द होल मशीन। जो लेद मशीन होता है, लेद मशीन
का टोटल जो फाउंडेशन होता है, तो टोटल फाउंडेशन क्या कौन सा चीज़ प्रोवाइड करता है, लेथ मशीन का कौन सा पार्ट प्रोवाइड करता है? तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा बेड। लेथ मशीन का जो बेड होता है उसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ लेथ मशीन, लेथ मशीन का बैकबोन बोलता है। ठीक है, तो किस मटेरियल से बनता है? ये बनता है कास्ट आयरन से बनता है। ठीक है, कास्ट आयरन से क्यों बनता है? क्योंकि हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है और इसका लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, आप लोग को जानना चाहिए। कास्ट आयरन का ये जो होता है इसमें हम लोग टोटली, अगर ज़्यादा बड़ा बेड नहीं होता तो इसका हम लोग टोटली एक सिंगल पीस में बेड को बना सकते हैं। अगर बड़ा बेड होता है, लेथ बेड होता है, तब हम लोग उसको कास्टिंग करके 2-3 मतलब बेड का कास्टिंग में हम लोग बना सकते हैं लेथ बेड को। ठीक है, तो ये लेथ बेड में हम लोग फ्लेम हार्डनिंग भी करते हैं। आप लोग जानते हैं फ्लेम हार्डनिंग मतलब क्या होता है? सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस होता है और इसका अच्छा फिनिश पाने के लिए हम लोग स्क्रैपिंग भी करते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछे जा रहा है। तो एक्चुअली आप लोग को जानना चाहिए लेथ मशीन का टोटल जो फाउंडेशन होता है वो किसका ऊपर डिपेंड करता है? कौन प्रोवाइड करता है? लेथ बेड प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसका हाइट को बढ़ाने के लिए, लेथ मशीन का एक हाइट, प्रॉपर हाइट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बॉक्स शेप कास्ट आयरन का हम लोग लेग प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है? एक प्रॉपर वर्किंग हाइट में आ जाता है, मतलब कार्य करने के लिए एक प्रॉपर हाइट में हम लोग के लिए आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दिया हूँ। एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को जानना चाहिए। बोला है एक गियर व्हील हैज 36 टीथ एंड 3 mm मॉड्यूल, इट्स पिच डायमीटर विल बी, पिच डायमीटर निकालने के लिए बोला है। एक्चुअली फॉर्मूला होता है मॉड्यूल इज इक्वल टू होता है द रेशियो बिटवीन पिच डायमीटर एंड नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, तो पिच डायमीटर क्या बोलते हैं आप देख सकते हैं, पिच डायमीटर निकालने के लिए बोला है तो मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ हो जाएगा इज इक्वल टू पिच डायमीटर। तो मॉड्यूल क्या है? 3 है और नंबर ऑफ टीथ कितना है? 36 है, तो इज इक्वल टू पिच डायमीटर, तो टोटल 108 इज इक्वल टू पिच डायमीटर, मतलब पिच डायमीटर 108 आ जाएगा। समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं। ए होल इज बीइंग ड्रिल्ड with 5 mm drill at a speed of 0.1 mm per revolution and speed is 200 rpm. Calculate the metal removal rate in millimeter cube per minute. तो एक्चुअली बोला है एक होल हम लोग बना रहा है जिस ड्रिल का डायमीटर 5 मिलीमीटर है और फीड कितना है? एक रेवोल्यूशन में 0.1 मिलीमीटर है और कितना आरपीएम है? 200 आरपीएम है। 1 मिनट में कितना घूमता है? 200 बार घूमता है, तो 1 मिनट में 200 बार घूम रहा है। तो इसका एक्चुअली फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू ए फीड इंटू आरपीएम। तो इसमें अब अगर आप लोग जो वैल्यू पुट कर देते तो अब आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा 3.14 इंटू आर स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा? 2.5 इंटू 2.5। ओके, फीड क्या आ जाएगा? 0.1 और आरपीएम 200 है, तो आप लोग अगर करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 392.8 मिलीमीटर क्यूब पर मिनट। समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 1 मिनट में उसका स्पीड कितना है? 200 आरपीएम होता है, तो एक रेवोल्यूशन में अगर उतना घूमेगा तो आप देख सकते हो 200 रेवोल्यूशन में कितना घूमेगा, मतलब 0.1 इंटू 200। और इसका डायमीटर भी आपको जानना चाहिए, डायमीटर कितना हो रहा है। डायमीटर जो होता है आप देख सकते हो उसका रेडियस स्क्वायर आपको करना पड़ेगा और पाई आपको देना पड़ेगा। तो ये होता है इसका एक एक्चुअल फॉर्मूला, अगर आप लोग इसमें कर देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आप लोग को बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, टू काट ए राइट हैंड थ्रेड्स द स्पिंडल एंड लीड स्क्रू रोटेट्स इन। राइट हैंड थ्रेड काटने के लिए स्पिंडल और लीड स्क्रू डैश में घूमता है। तो राइट हैंड थ्रेड और लेफ्ट हैंड थ्रेड कौन सा है, कैसे पता चलता है? सोचो एक बोल्ट है, तो ये बोल्ट है और नीचे एक नाट है, तो इस नाट का अगर टाइटनिंग फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो इसको बोलता है राइट हैंड थ्रेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये बोल्ट है और ये नाट है, इसको अगर लगाने जाएंगे तो ये अगर नाट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने से अगर बोल्ट में फिक्स होता है तो उसको बोलता है राइट हैंड थ्रेड। और इसका अगर जो ऑपोजिट होता है, सोचो एक बोल्ट है, ऐसे एक बोल्ट है और ऐसे एक नाट है, तो ये नाट को अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से इसका टाइटनिंग फोर्स होता है, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से वो बोल्ट में फिक्स होता है, उसको बोलता है लेफ्ट हैंड थ्रेड। ठीक है, तो ये काटने के लिए आप लोग को जानना चाहिए, जब भी राइट हैंड थ्रेड करते तो स्पिंडल और लीड स्क्रू एक ही डायरेक्शन में घूमना चाहिए, सेम डायरेक्शन में घूमना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि आप लोग जानते हैं थ्रेड काटते टाइम लीड स्क्रू का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लीड स्क्रू का काम ही होता है थ्रेड काटना, तो लीड स्क्रू में रहता है एक्मी थ्रेड। ओके, एक्मी थ्रेड का एंगल क्या होता है ये भी आप लोग को जानना चाहिए। ब्रिटिश एक्मी थ्रेड का एंगल होता है 29 डिग्री और मेट्रिक एक्मी थ्रेड का एंगल होता है 30 डिग्री। ज़्यादातर स्टूडेंट का राइट आंसर मालूम है 29 डिग्री, लेकिन मेट्रिक में इसका क्या वैल्यू होता है, 30 डिग्री वैल्यू होता है, ये मालूम नहीं है। तो ये आप लोग को मालूम हो गया है। तो जब भी हम लोग थ्रेड काटते हैं तो थ्रेड काटने समय सबसे कम स्पिंडल स्पीड होना चाहिए। सबसे कम स्पिंडल स्पीड पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैक गियर मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, लीड स्क्रू को एंगेज करते हैं। किसका मदद से एंगेज करते हैं, हाफ नट का मदद से हम लोग लीड स्क्रू को एंगेज करते हैं। तो जब भी लीड स्क्रू एंगेज हो जाएगा ऑटोमेटिक फीड तो हम लोग को मिल जाता है और इसमें थ्रेड भी कटना शुरू हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब भी राइट हैंड थ्रेड काटते हैं तो इसमें क्या होता है, जो स्पिंडल होता है और लीड स्क्रू होता है एक ही डायरेक्शन में घूमता है, सेम डायरेक्शन में घूमता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट हैंड जब भी हम लोग थ्रेड काटते हैं उसमें क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको घूमना पड़ता है। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 9 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछे जाता है। 1 इंच इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 इंच इज इक्वल टू होता है 25.4 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब कभी कभी बोल देता है 2.54 सेंटीमीटर, तो जहाँ पे सेंटीमीटर में होगा जस्ट उसको 2.54 कर देना पड़ेगा। तो कुछ कुछ यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाता है। क्या क्या यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाता है आप लोग को जानना चाहिए। जैसे 1 फुट इज इक्वल टू कितना इंच होता है, 12 इंच होता है, और मीटर में क्या होता है 0.3048 मीटर होता है। ओके, इधर से क्वेश्चन पूछा जाता है 1 यार्ड इज इक्वल टू कितना फीट होता है, 3 फीट होता है। ओके, कभी कभी आप लोग का क्वेश्चन आता है 1 माइल इज इक्वल टू कितना किलोमीटर होता है, 1.609 किलोमीटर होता है। ये अगर आप लोग को फीट में पूछता तब क्या हो जाता है 5280 फीट हो जाता। समझ में आ गया। अगर ऐसे पूछेगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना माइल होता है, 0.622 माइल होता है। ठीक है, समझ में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कभी कभी और एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 पाउंड इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है, तो 453.6 ग्राम होता है। 453.6 ग्राम होता है। इसको आप लोग केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और पूछे जाए तो 1 केजी इज इक्वल टू कितना पाउंड होता है, 2.205 पाउंड होता है। समझ में आ गया। इतना कुछ आप लोग याद रखना, नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी चीज़ डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो यूनिट का बारे में जो भी आता है वो भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाइल मैशिनिंग कास्ट आयरन व्हाट शुड बी द कूलेंट। कास्ट आयरन की मैशिनिंग करने के लिए शीतलक क्या होना चाहिए, कूलेंट कौन सा यूज़ करना चाहिए। इसमें ड्राई एयर का इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें कोई भी कूलेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, केरोसिन ऑयल एल्यूमिनियम के लिए ज़रूरत पड़ता है। समझ में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द एक्सियल एडवांसमेंट इन वन रोटेशन ऑफ ए सिंगल स्टार्ट स्क्रू इज नोन एज डैश ऑफ द थ्रेड। तो बोला है सिंगल स्टार्ट स्क्रू या सिंगल स्टार्ट थ्रेड आप लोग बोल सकते हैं। सिंगल स्टार्ट क्या होता है, डबल स्टार्ट क्या होता है, मल्टी स्टार्ट क्या होता है। सोचो कोई भी एक थ्रेड है तो उसका अगर एक ही हेलिक्स एंगल होता है, एक ही हेलिक्स पाथ होता है तो उसको बोलता है सिंगल स्टार्ट। उसका अगर 2 हेलिक्स पाथ होता है उसको बोलता है डबल स्टार्ट। उसका अगर 3 होता है तो 3, अगर 3 से ज़्यादा होता है तो उसको मल्टी स्टार्ट थ्रेड बोलता है। ठीक है, तो ऐसे ही बोला है कोई भी एक स्क्रू थ्रेड है तो उसमें अगर एक ही स्टार्ट है, एक ही हेलिक्स पाथ है तो उसको बोलता है सिंगल स्टार्ट स्क्रू थ्रेड। उसमें अगर एक ही रोटेशन घूमता है, वो स्क्रू थ्रेड अगर एक रोटेशन घूमता है तो एक रोटेशन घूमने में जितना उसका एक्सियली मूव होता है, सोचो नीचे तरफ एक्सियली जो मूव होता है या एडवांस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलता है लीड। ठीक है, लीड इज द राइट आंसर हो जाएगा। सिंगल स्टार्ट थ्रेड के लिए लीड इज इक्वल टू पिच होता है। समझ में आ गया। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में जो लीड होता है वो लीड इज इक्वल टू पिच होता है। लेकिन जब भी डबल स्टार्ट थ्रेड होता है उसमें होता है लीड इज इक्वल टू 2 इंटू पिच। जब भी बोलेगा ट्रिपल स्टार्ट तो लीड इज इक्वल टू 3 इंटू पिच हो जाएगा, मतलब पिच का वो 3 गुना हो जाएगा। पिच एक्चुअली क्या होता है, देखो ये एक स्क्रू थ्रेड है। ठीक है, स्क्रू थ्रेड में ड्राइंग करता हूँ तो एक स्क्रू थ्रेड है तो इसका जो क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस होता है, ओके, एक क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं पिच। तो आप देख सकते हैं ये जो एक क्रेस्ट है उसका एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, नेक्स्ट क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं पिच ऑफ स्क्रू थ्रेड। ठीक है, तो एक्चुअली सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है, सोचो ऐसे कोई भी एक थ्रेड है,
ऐसे कोई भी थ्रेड है तो एक रोटेशन घूमने पर क्या होता है, सोचो इतने तक अंदर जा रहा है, तो यही तो होता है इसका पिच ना। और ये सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है, ये लीड भी होता है। ओके, समझ में आ गया है। तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड के लीड इज इक्वल टू पिच होता है, और स्टार्ट मतलब क्या है, उसका एक ही हेलिक्स पाथ रहता है। समझ में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन का हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पिच, क्योंकि सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड इज इक्वल टू पिच होता है। तो ऑप्शन में लीड नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच परसेंटेज क्रोमियम इज देयर इन हाई स्पीड स्टील, जिसको हम लोग HSS शॉर्ट में बोलते हैं। तो हाई स्पीड स्टील में कितना परसेंटेज क्रोमियम रहता है, ये आप लोग को जानना चाहिए। तो उससे पहले आप लोग को जानना चाहिए हाई स्पीड स्टील जो होता है ये मोस्ट वाइडली यूज्ड इन कटिंग टूल मटेरियल। कटिंग टूल मटेरियल के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है HSS। ठीक है, लेद मशीन में हम लोग ज़्यादातर टाइम HSS का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले फोर्जिंग करते हैं और उसको हम लोग डिजायर्ड कटिंग टूल में बनाते हैं। ओके, मैशिनिंग करने के बाद उसको डिजायर्ड कटिंग टूल में बनाते हैं। सबसे पहले सोचो हाई स्पीड स्टील है, इसको हम लोग फोर्जिंग करते हैं। फोर्जिंग करने के बाद हम लोग उसको मैशिनिंग करके एक एक कटिंग टूल का जो डिज़ाइन होता है उसको हम लोग बनाते हैं। ओके, और ये कितना डिग्री हार्डनेस ये ले सकते हैं, 600 डिग्री तक टेम्परेचर को ले सकते। उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाएगा तब हाई स्पीड स्टील उसका हार्डनेस को खोता है। ओके, हाई स्पीड स्टील को कैसे हम लोग बनाते हैं, देखो उसमें 18-4,1 या आप -1 बोल सकते हैं। 18% क्या रहता है, टंगस्टन रहता है। 4% क्या होता है, क्रोमियम रहता है, और 1% वेनेडियम रहता है। तो इसका जो कटिंग टूल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जनरली कौन सा कटिंग टूल हम लोग बनाते हैं, ड्रिल, रिमर, टेप, मिलिंग कटर, अलग अलग जो कटिंग टूल है इसका मदद से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, और इसमें अगर ये जो आप लोगों को मैं बता दिया 18%, 4% और 1%, इसमें अगर हम लोग 8% कोबाल इंक्रीज कर देते तो इसमें हार्डनेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो क्या हो जाता है, वेरी हाई स्पीड स्टील बन जाता है। ओके, तो उसको बोलते हैं सुपर हाई स्पीड स्टील। समझ में आ गया। जो हाई स्पीड स्टील में 8% कोबाल्ट रहता है उसको सुपर हाई स्पीड स्टील कहते हैं, और इसमें टोटल कार्बन परसेंटेज कितना रहता है, 0.7% कार्बन रहता है। ये आप लोगों को जानना चाहिए। हाई स्पीड स्टील के बारे में पूरा डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हूं। तो क्रोमियम कितना परसेंटेज रहता है, 4% रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ए होल हुज लोअर डिविएशन इज 0 इज कॉल्ड बेसिक होल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इंडिकेट्स बेसिक होल। सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए, जब भी होल का बात करेगा तब कैपिटल लेटर होगा, जब भी शाफ्ट का बात करेगा तब स्मॉल लेटर होगा। तो सोचो ए होता है बेसिक लाइन, ए होता है 0 पॉइंट, बेसिक साइज जिसको बोलता है। तो इधर होता है H, इसका बाद ऐसे G वगैरह उठते रहता है। तो सबसे नीचे जो होता है लोअर जो पार्ट होता है, लोअर डिविएशन जो होता है ये H होता है, कैपिटल H होता है होल के लिए। लेकिन अगर आप लोग बात करते हैं जो अपर डिविएशन होता है शाफ्ट के लिए अपर डिविएशन होता है स्मॉल h। समझ में आ गया। इसका बाद क्या होता है, इसका बाद G होता है, स्मॉल g होता है। इसका बाद धीरे धीरे जो होता है, तो सब जो शाफ्ट होता है शाफ्ट के लिए अपर डिविएशन होता है स्मॉल h, और होल के लिए लोअर डिविएशन होता है कैपिटल H। समझ में आ गया है। तो अभी तो इस क्वेश्चन में पूछा है होल के लिए जिसका लोअर डिविएशन 0 है, क्योंकि लोअर डिविएशन बेसिक साइज का साथ मैच कर रहा है तो लोअर डिविएशन 0 हो गए। और आप देख सकते हैं इसको कौन सा लेटर से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल H से इंडिकेट करते हैं। ऐसे अगर बोल देता है ए होल हुज अपर डिविएशन इज 0, क्योंकि अपर डिविएशन बेसिक साइज का साथ मैच कर रहा है तो अपर डिविएशन तो 0 हो गए, उसको बोलते हैं बेसिक शाफ्ट। तो कौन सा लेटर से हम लोग लिखते हैं बेसिक शाफ्ट को, तो स्मॉल h से हम लोग लिखते हैं। समझ में आ गया। इसका बाद आप लोगों को जानना चाहिए फंडामेंटल डिविएशन कितना होता है, फंडामेंटल टॉलरेंस कितना होता है। फंडामेंटल डिविएशन होता है टोटल 25। ठीक है, तो फंडामेंटल डिविएशन के लिए कौन सा लेटर इस्तेमाल होता है, A to Z, जैसे ABCD से शुरू करके Z तक टोटल कितना होता है 26 होता है। तो आप लोग को मैं बता दिया टोटल फंडामेंटल डिविएशन 25 होता है। तो A to Z के अंदर 5 लेटर टोटल एक्सक्लूड हो जाता है, मतलब निकल जाता है, उसका यूज हम लोग नहीं करते। तो कौन सा होता है, I होता है, L होता है, O होता है, Q होता है और W होता है। तो आप देख सकते हो टोटल 5 निकल गया, ILOQW। तो 26 में से अगर 5 निकल गया तो क्या हो गया, 21 हो गया। तो एक्चुअली फंडामेंटल डिविएशन कितना होता है, 25 होता है। तो और तो 4 चाहिए ना, तो और 4 क्या क्या यूज होता है, और 4 यूज होता है, जैसे JS यूज होता है, इसके बाद ZA यूज होता है,
इसके बाद जेड बी यूज होता है, जेड सी होता है, जे एस, उसके बाद जेड ए, जेड बी, जेड सी यूज होता है। तो टोटल 21 प्लस 4 तो टोटल 25 डिविएशन हो गया। तो ये होते हैं फंडामेंटल डिविएशन। इसका बाद आप लोग का जानना चाहिए फंडामेंटल टॉलरेंस कितना होता है। फंडामेंटल टॉलरेंस से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट को मालूम होता है, लेकिन फंडामेंटल जो डिविएशन है उधर से भी क्वेश्चन पूछे जाएगा। आप लोग ध्यान से देख लेना और जो भी मैं आप लोग को बताया हूँ आप लोग याद रखना। फंडामेंटल टॉलरेंस होता है टोटल 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होता है। इसमें से क्या होता है, जैसे IT 01, इसके बाद IT 0, इसके बाद IT 1, इसके बाद एक एक करके शुरू होगा IT 6 तक। तो अगर IT 16 तक, तो इसको अगर टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 ऐसे अगर आप लोग काउंट करेंगे टोटल 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस आ जाएगा। सबसे पहले होता है IT 01, उसका बाद होता है IT 0, उसका बाद कॉमा IT 1, उसका बाद IT 2, उसका बाद कॉमा IT 3, उसके बाद IT 4, ऐसे करके टोटल IT 6 तक होता है। तो इसमें टोटल आपको 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया? इतना अच्छा से आप लोग को एक एक चीज़ को कोई नहीं क्लियर कर पाएगा और क्लियर करेगा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछे जा रहा है। वेट कीजिए, मैं टोटल चीज़ को इरेज कर देता हूँ तो आप लोगों को समझाने में मेरा सुविधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, माइल्ड स्टील वर्क कैन बी मैशिन्ड विथ डैश रेक एंगल। तो माइल्ड स्टील जब भी हम लोग वर्किंग करते हैं या मैशिनिंग करते हैं, उसको मैशिनिंग करने के लिए रेक एंगल का कितना वैल्यू होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल को हम लोग मैशिनिंग करते तब पॉजिटिव रेक एंगल होना चाहिए। ठीक है, सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल को मैशिनिंग करने के लिए पॉजिटिव रेक एंगल होना पड़ेगा। तो माइल्ड स्टील के लिए रेक एंगल कितना होना चाहिए, 25 डिग्री होना चाहिए। कुछ रेक एंगल का वैल्यू मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग याद रखना। ठीक है, जैसे कास्ट आयरन ब्रिटेल होता है, इसीलिए इसका जो रेक एंगल 0 डिग्री होता है। ओके, इसके बाद टेफ्लॉन जो होता है, टेफ्लॉन का भी 0 डिग्री होता है। इसके बाद अगर आप लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम एलॉय सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसका रेक एंगल होता है 30 डिग्री। ओके, इसका बाद अगर हम लोग बात करते हैं फ्री काटिंग ब्रास, जिसका रेक एंगल होता है 0 डिग्री। तो आप लोग एक एक चीज़ को लिख लेना। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा माइल्ड स्टील जब भी हम लोग मैशिनिंग करते हैं उसमें पॉजिटिव रेक एंगल होता है। जब भी बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल को हम लोग करते हैं या ब्रिटल मटेरियल को करते हैं, बहुत हार्ड होता है, तो उसके लिए हम लोग नेगेटिव रेक एंगल का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें इसका जो रेक एंगल बढ़ाने से क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, कटिंग टूल का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और कोई भी हार्ड मटेरियल को काट सकता है। जैसे सीमेंटेड कार्बाइड कोई भी होता है, तो सीमेंटेड कार्बाइड को काटने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं आप नेगेटिव रेक एंगल। ठीक है, समझ में आ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सेपर मशीन से एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो बहुत ही अच्छा से इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग ध्यान से देखना। इन ए सेपर मशीन इफ द लेंथ ऑफ द कटिंग स्ट्रोक इज 10 मिलीमीटर एंड टाइम रिक्वायर्ड बाय द कटिंग स्ट्रोक इज 5 सेकेंड, मतलब एक स्ट्रोक के लिए, एक कटिंग स्ट्रोक के लिए 5 सेकेंड उसको टाइम लगता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द कटिंग स्पीड इन मिलीमीटर पर सेकेंड। सेपर मशीन का कटिंग स्पीड निकालने के लिए बोला है, तो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कटिंग स्पीड इज इक्वल टू NL1 प्लस M/1000। तो एक एक चीज़ का वैल्यू जानना चाहिए और मीनिंग जानना चाहिए। CS मतलब होता है कटिंग स्पीड, N मतलब होता है नंबर ऑफ कटिंग स्ट्रोक पर मिनट, मिनट में कितना कटिंग स्ट्रोक हो रहा है। ओके, L मतलब क्या है, स्ट्रोक लेंथ। M मतलब क्या है, M मतलब होता है रेशियो ऑफ रिटर्न स्ट्रोक बटा कटिंग स्ट्रोक। तो आप लोग जानते हैं सेपर मशीन का रिटर्न स्ट्रोक और कटिंग स्ट्रोक का रेशियो क्या होता है, 2:3 होता है। अगर ऐसे पूछता कटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक का तब हो जाए 3:2, लेकिन M इज इक्वल टू होता है रिटर्न स्ट्रोक इज टू कटिंग स्ट्रोक होता है, मतलब 2/3 हो जाएगा M का वैल्यू। ओके, तो इधर आप देख सकते हैं N मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कटिंग स्ट्रोक पर मिनट, और इधर क्या बोलता है, बोला है एक कटिंग स्ट्रोक के लिए 5 सेकेंड लगता है। तो इधर मिनट में कितना कटिंग स्ट्रोक होता है ये निकालना पड़ेगा। तो 5 सेकेंड में अगर एक कटिंग स्ट्रोक होता है तो टोटल 6 सेकेंड मतलब 1 मिनट होता है, तो कितना कटिंग स्ट्रोक होगा, टोटल 12 कटिंग स्ट्रोक होगा। समझ में आ गया है? तो N मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कटिंग स्ट्रोक पर मिनट, तो 12 हो गया है। और L मतलब क्या है, स्ट्रोक लेंथ, 10 हो जाएगा, 12 × 10। इसका बाद ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस M का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कटिंग स्ट्रोक रिटर्न स्ट्रोक इज टू कटिंग स्ट्रोक। तो M का वैल्यू हो जाएगा 2/3, ब्रैकेट क्लोज, नीचे 1000 आ जाएगा। ओके, इसका बाद नीचे लाइन में क्या हो जाएगा, 1200 इंटू, आप देख सकते हैं एलसीएम करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 5
और नीचे 1000, ओके, इंटू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका बाद आपको कटना पड़ेगा, 2 0 कट जाएगा, 5 2, ओके, इसका बाद 2 6 और 3 इंटू 2, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2। तो कटिंग स्पीड क्या आ जाएगा 2 मिलीमीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर आ जाएगा। तो एन मतलब क्या होता है ये आप लोगों को जानना चाहिए। एल मतलब क्या होता है जानना चाहिए। एन मतलब होता है कटिंग स्ट्रोक पर मिनट या नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट। मिनट में कितना होता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला था 5 सेकंड में एक कटिंग स्ट्रोक होता है, तो 60 सेकंड में कितना हो जाएगा 12 स्ट्रोक हो जाएगा। तो एन का वैल्यू 12 और स्ट्रोक लेंथ 10 और एम का वैल्यू आप लोग जानते हैं रिटर्न स्ट्रोक बटा कटिंग स्ट्रोक, तो हो जाएगा। इसका बाद नीचे 1000 लिखेंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 2 मिलीमीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर आ जाएगा। जिसका भी सेपर मशीन का कटिंग स्पीड निकालने का फॉर्मूला मालूम नहीं होगा वो ऐसे डायरेक्टली कर देगा 10 मिलीमीटर बटा 5 सेकेंड, तो क्या आ जाएगा 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, ऐसे राइट आंसर कर देगा। लेकिन एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वही आपको लगा के करना चाहिए। ऐसे हर बार आप लोग का आंसर नहीं आता, क्वेश्चन में ऐसे दिया है इसीलिए राइट आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलॉय। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है। तो मिश्र धातु किसको बोलते हैं, मतलब एक से ज़्यादा धातु से अगर मिक्सर होके जो बनता है उसको मिश्र धातु या एलॉय बोलता है। तो एक्चुअली ब्रोंज कैसे बनता है, ब्रोंज बनता है कॉपर प्लस टिन से बनता है। तो एक से ज़्यादा आप देख सकते हैं मेटल से वो बनता है। इसका बाद आप देख सकते हैं ब्रास कैसे बनता है, कॉपर प्लस जिंक से बनता है, ये भी एलॉय होता है। स्टील कैसे बनता है, क्रोमियम प्लस निकेल प्लस कार्बन। क्रोमियम कितना रहता है 18% क्रोमियम रहता है और 8% निकेल रहता है, इसमें कार्बन भी रहता है, ओके। लेकिन कॉपर ये एलॉय नहीं होता है, ठीक है, ये होता है नॉन फेरस मेटेरियल। एक्चुअली इसमें थोड़ा मैं गलत बता दिया हूँ, स्टील बनता है आयरन और कार्बन से, ठीक है। जो मैंने बताया हूँ वो बनता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। अगर स्टील बोलेगा तो आयरन और कार्बन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द पैटर्न ऑन द वर्क सरफेस कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द कटिंग टूल इज। काटिंग टूल के चलने का कारण वर्क की सतह पर बनाने वाला पैटर्न को क्या कहा जाता है। जब भी काटिंग टूल मूव होता है उसका वजह से जो जो पैटर्न बनता है उसको बोलते हैं सरफेस स्ट्रक्चर, ठीक है। और जब भी आप लोग टर्निंग करते हो तो सोचो एक जॉब है, तो ऐसे आप लोग तो टर्निंग करते हैं, इधर से इधर टर्निंग करते हो, तो टर्निंग करने की वजह से क्या होता है ऐसा ऐसा एक डायरेक्शन ऑफ पैटर्न हो जाता है या डायरेक्शन हो जाता है। जब भी आप लोग कोई भी जॉब का ऊपर टर्निंग करते हो तो ऐसे ऐसे डायरेक्शन कटिंग टूल का आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो ये जो डायरेक्शन होता है इसको बोलता है ले बोलता है, ठीक है। तो जब भी डायरेक्शन का बात करेंगे तब ले हो जाएगा, आप लोग को याद रखना चाहिए। इसका बाद आपको जानना चाहिए रफनेस क्या होता है और वेवीनेस क्या होता है। मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया था। रफनेस होता है द इरेगुलरिटीज ऑफ ए सरफेस, जो कटिंग टूल चलने का बाद जो इरेगुलरिटीज होता है सरफेस में, तो नॉर्मली हम लोग को देख के पता नहीं चलता टोटली फ्लैट है कि नहीं। तो कटिंग टूल में वो इरेगुलरिटीज होते रहता है, मतलब सरफेस टोटली इरेगुलर नहीं होता है, इसको बोलते हैं रफनेस। लेकिन ये जो इरेगुलरिटीज़ का वजह से सरफेस में जो वेवीनेस का आकार में सृष्टि होता है या क्रिएट होता है, अगर आप लोग इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे, अगर आप लोग इस सरफेस को बनाएंगे तो क्या होता है आप लोग देख लेना, ऐसे ऐसे होता है। तो ये जो होता है एक्चुअली रफनेस का कारण क्या होता है, ये वेब का जैसे होता है, ठीक है, मतलब इस टाइप का ये हो रहा है, तो इसको बोलता है, मतलब रफनेस का कारण जो वेब फॉर्म होता है उसको वेविनेस बोलता है। समझ में आ गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसीलिए वेविनेस का जब भी क्वेश्चन आता है डेफिनेशन बोलता है जिसमें रफनेस इज सुपर इम्पोज्ड, मतलब रफनेस का कारण जो वेव जैसा फॉर्म सृष्टि होता है उसको वेविनेस बोलता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं नंबर 18, डैश इज द ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग एंड साइजिंग ए ड्रिल्ड होल। कोई भी एक प्रीवियसली ड्रिल्ड होल है, पहले से ड्रिल होल है, उसको ड्रिलिंग जब भी करते हैं तो वो तो एग्जैक्ट साइज में नहीं बनता। सोचो 20 mm का एक होल बनाना है तो हम लोग यूज़ करते हैं ड्रिल, सोचो 19.98 mm का ड्रिल यूज़ करते हैं, वो टोटली 20 mm का नहीं बनता है। उसका बाद हम लोग रिमार यूज़ करके उसका जो अंदर वाला पोर्शन है, अंदर वाला पोर्शन टोटली फिनिश कर देते हैं और उसका जो डायमेंशन है एग्जैक्ट डायमेंशन में हम लोग बना देते हैं। तो रिमार का साइज एग्जैक्ट वही हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग को जानना चाहिए। रिमार करने से पहले जो रिम्ड होल का साइज क्या होता है, रिम्ड होल साइज का फॉर्मूला एक होता है, वो आप लोग को याद रखना चाहिए। रिमार करने से पहले आप लोगों को जो ड्रिल है, ड्रिल के अंदर कुछ मटेरियल भी रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा मटेरियल नहीं रहेगा
तो वो रिमर अच्छा से उसका फिनिश नहीं कर पाएगा और एग्जैक्ट साइज में बना नहीं पाएगा। इसीलिए रिमर चलाने से पहले ड्रिल साइज क्या होना चाहिए, ड्रिल साइज इक्वल टू करना पड़ेगा रिम साइज, मतलब रिमर का जो साइज होगा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ब्रैकेट में ओवर साइज प्लस अंडर साइज। ठीक है, ओवर साइज ऑलवेज होता है 0.05 mm होता है, समझ में आना चाहिए। ओवर साइज ऑलवेज कांस्टेंट होता है 0.05 mm होता है और रिमर साइज सोचो 20 mm है, तो इसमें तो एक्चुअली हो जाएगा 20 mm माइनस ओवर साइज 0.05 mm। तो 20 के लिए आप लोगों को कौन सा अंडर साइज लेना पड़ेगा, एक चार्ट होता है अंडर साइज के लिए। क्या चार्ट होता है, सोचो अगर हम लोग बात करते हैं होल का साइज अगर 5 मिलीमीटर से कम होता है, 5 मिलीमीटर से अगर कम होता है तो अंडर साइज कितना होगा, 0.1 से 0.2 हो जाएगा। ओके, अगर सोचो होल का साइज 5 से 20 mm है, 5 से 20 mm है, तब उसका अंडर साइज क्या हो जाएगा, 0.2 से 0.3 हो जाएगा। सोचो होल का साइज 21 से 50 mm है, तब उसका अंडर साइज क्या हो जाएगा, 0.3 से 0.5 mm हो जाएगा। सोचो होल का साइज 50 mm से ज़्यादा है, ओवर 50 mm, तब अंडर साइज क्या हो जाएगा, 0.5 mm से 1 mm तक हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, सोचो अंडर 5 हो रहा है, तो अंडर 5 जब भी होल हो जाएगा तब उसका वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 0.1 से 0.2 लेना पड़ेगा। इसका अंदर आपको देखना पड़ेगा, जैसे होल साइज 5 से 20 होता है तो 5 से 20 मतलब कितना, टोटल 15 गैप होता है, तो 15 गैप में सबको दोनों भागों में बांट लेना पड़ेगा साथ साथ करके। तो सोचो 12 या 13 तक उसका साइज कितना होगा, अंडर साइज का साइज होगा 0.2 mm, तो 12 या 13 mm का बाद जब भी होल हो जाएगा वो अंडर साइज का वैल्यू लेना पड़ेगा 0.3 mm। आप लोगों को जानना चाहिए रिमिंग का पर्पस क्या होता है या एडवांटेज क्या होता है। रिमिंग करने के बाद हम लोग को हाई क्वालिटी सरफेस फिनिश मिल जाता है। ओके, डायमेंशनल एक्यूरेसी क्लोज लिमिट तक आ जाता है, मतलब जितना डायमेंशनल एक्यूरेसी हम लोग को जरूरत है, 20 mm चाहिए तो 20 mm भी एग्जैक्ट आ जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो रिमर 2 टाइप का होता है, हैंड रिमर होता है, मशीन रिमर होता है। हैंड रिमर को घुमाने के लिए हम लोग टैप रेंच यूज़ करते हैं। ओके, और हैंड रिमर का स्क्वायर टेपर आप बोल सकते हैं सैंक होता है। ठीक है, ये जो सैंक होता है रिमर का ऊपर वाला पर्सन है, स्क्वायर होता है, क्योंकि ये स्क्वायर होने का कारण टैप रेंच जिसको पकड़ के हम लोग घुमा सकते हैं। और मशीन रिमर में क्या होता है, मशीन रिमर में मोस्ट टेपर सैंक होता है जो सेल्फ होल्डिंग होता है, मशीन स्पिंडल में वो जाके फिक्स होता है। ओके, इसके बाद आप लोग को जानना चाहिए मोस्ट ऑफ द जो हैंड रिमर होता है वो क्या होता है, उसका राइट हैंड कटिंग होता है, लेकिन हेलिकल फ्लूटेड जो रिमर होता है उसमें लेफ्ट हैंड हेलिक्स होता है। ओके, लेफ्ट हैंड हेलिक्स या हेलिकल फ्लूटेड हैंड रिमर में क्या होता है, इसमें स्मूथ कटिंग होता है और इसका जो फिनिश होता है फिनिश अच्छा होता है। ओके, समझ में आ गया। कभी कभी बोलता है जो रिमर होता है हैंड या मशीन रिमर होता है उसमें अनइवन स्पेसिंग ऑफ टीथ, मतलब टीथ का बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इवन समान नहीं होता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। तो अनइवन स्पेसिंग ऑफ टीथ क्यों होता है, तो इसका कारण जो रिमर करते टाइम जो चैटरिंग आवाज़ आता है तो चैटरिंग आवाज़ कम हो जाता है, मतलब आवाज़ नहीं होता, जो आवाज़ रिमिंग को करते टाइम आवाज़ होता है और आवाज़ कम हो जाता है ड्यू टू अनइवन स्पेसिंग ऑफ टीथ। ओके, समझ में आ गया है। एक्चुअली स्क्वायर रिमर और हैंड रिमर देखने को हम लोग को कैसे पहचानना पड़ेगा कि स्क्वायर रिमर है, ये हैंड रिमर है और मशीन रिमर है। हैंड रिमर और मशीन रिमर को पकड़ने के लिए या पहचानने के लिए हम लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा सैंक किसका कैसा है। स्क्वायर रहेगा तो सैंक पोर्शन अगर स्क्वायर होगा तो हैंड रिमर है, और इसका जो लॉन्ग टेपर लीड होता है, टेपर लीड देख के हम लोग इसको पहचान सकते हैं। जो हैंड रिमर होता है हैंड रिमर में लॉन्ग टेपर लीड होता है। टेपर लीड क्या होता है, जब भी होल का अंदर जाता है प्रीवियसली जो होल रहता है उसका अंदर जाता है तो ऑटोमेटिकली अंदर तक चला जाता है और रिमर को स्ट्रेट और अलाइनमेंट रखने के लिए मदद करता है, इसीलिए लॉन्ग टेपर लीड यूज होता है हैंड रिमर में। ओके, समझ में आ गया है। कभी कभी पूछा जाता है टेपर पिन हैंड रिमर, टेपर पिन हैंड रिमर में कितना रेशियो होता है, 1:50 रेशियो होता है। और कभी कभी बोलता है कि इंटरनल अगर मोस्ट टेपर काटना है तो कौन सा रिमर का इस्तेमाल करना पड़ता है, सॉकेट रिमर विथ पैरेलल सैंक, सॉकेट रिमर का यूज करते हैं पैरेलल सैंक वाला। ठीक है, समझ में आ गया है। तो 18 नंबर का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दिया हूँ। आप देख सकते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछे जा रहा है, इन 1 इंच BSP थ्रेड 1 इंच इंडिकेट्स। जब भी इधर स्क्रू थ्रेड का अगर बात कर देता है, इन स्क्रू थ्रेड 1 इंच इजिकल टू क्या हो जाएगा, तब मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड हम लोग बोलेंगे। लेकिन जब भी बोलेगा 1 इंच BSP थ्रेड, तो जब भी ऐसा बात करेगा तब क्या हो जाएगा, पाइप का नॉमिनल डायमीटर का बात कर रहा है। ठीक है, नॉमिनल डायमीटर या होल डायमीटर ऑफ पाइप का बात कर रहा है। समझ में आ गया है।
आप लोगों को जानना चाहिए पाइप का जो इंटरनल डायमीटर होता है, इंटरनल डायमीटर वो पैरेलल होता है, लेकिन एक्सटर्नल जो डायमीटर होता है वो डायमीटर या एक्सटर्नल जो थ्रेड होता है वो थ्रेड टेपर्ड होता है। फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ, पाइप का अंदर वाला जो थ्रेड होता है पैरेलल होता है, लेकिन एक्सटर्नल जो थ्रेड होता है वो टेपर्ड थ्रेड होता है। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछे जा रहा है, बीएसपी थ्रेड का एंगल होता है 55 डिग्री, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, which one of the following machine is primarily intended for producing flat surface। फ्लैट सरफेस को बनाने के लिए हम लोग कौन सा मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग सेपर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इसमें रहता है। सेपर मशीन का कटिंग स्पीड का फॉर्मूला मैं आप लोग के साथ अभी बता दिया हूँ, और इसमें जो टूल लगा हुआ रहता है वो रैम का ऊपर लगा हुआ रहता है। ओके, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और सेपर मशीन में जॉब होल्ड होता है या जॉब फिक्स होता है, और रैम रेसिप्रोकेट होते रहते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ मेटल बाय फीडिंग वर्कपीस अगेंस्ट ए रोटेटिंग कटर इज नोन एज। कोई भी एक वर्कपीस है, वर्कपीस को अगर रोटेटिंग कटर का अंदर अगर हम लोग फीड देते तो सोचो कटर घूम रहा है, जो कटर है जो काटेगा वो घूम रहा है, और वर्कपीस को अगर हम लोग इधर से फीड देते तो कौन सा मशीनिंग प्रोसेस में हम लोग करते हैं, हम लोग मिलिंग में करते हैं। तो मिलिंग में कटिंग टूल घूमता है, जैसे लेद मशीन में कटिंग टूल कांस्टेंट होता है, स्थिर रहता है, वैसे नहीं होता। मिलिंग मशीन में उसका उल्टा होता है, लेद मशीन का जैसा होता नहीं है। ठीक है, तो लेद मशीन में वर्कपीस घूमते रहता है, कटिंग टूल स्थिर रहता है, लेकिन मिलिंग मशीन में कटर घूमता है और वर्कपीस स्थिर रहता है। वर्कपीस को हम लोग फीड देते हैं। समझ में आ गया है। और कटिंग टूल को इसमें हम लोग या कटर को हम लोग कहाँ पे फिक्स करते हैं, मिलिंग मशीन में आर बार में हम लोग फिक्स करते हैं। आप लोग को जानना चाहिए जो डाउन मिलिंग होता है, डाउन मिलिंग का दूसरा नाम होता है क्लाइम मिलिंग, और जो अप मिलिंग होता है, अप मिलिंग का दूसरा नाम होता है कन्वेंशनल मिलिंग। ठीक है, समझ में आ गया है। आप लोगों का कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है अप मिलिंग और डाउन मिलिंग का अंदर कौन सा मोस्ट कॉमन होता है, तो अप मिलिंग हम लोग जनरली यूज करते हैं। ठीक है, तो इन दिस मेथड वर्क्स मूव ऑपोजिट डायरेक्शन टू द रोटेशन ऑफ काटर। काटा जिस डायरेक्शन में घूमता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क मूव होता है, जो कर्ज होता है कर्ज मूव होता है। ठीक है, मतलब फीड हम लोग उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में देते हैं। काटा जिस डायरेक्शन में घूम रहा है वर्कपीस का फीड हम लोग उल्टा डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग देते हैं। तो इसमें क्या होता है, द चिप इज काट ऑफ फास्ट फ्रॉम द थिनेस्ट प्लेस। मतलब जब चिप काटता है पहले वो थिन से शुरू होता है, मतलब पतला से, उसका जो काटिंग फोर्स होता है, काटिंग प्रेशर पहले कम होता है, धीरे धीरे उसका बढ़ते रहता है। ओके, और इसमें क्या होता है, सरफेस फिनिश अच्छा होता है, चैटरिंग बहुत कम होता है। समझ में आ गया। लेकिन डाउन मिलिंग या क्लाइम मिलिंग हम लोग का कहाँ पे यूज़ करना पड़ता है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है क्लाइम मिलिंग या डाउन मिलिंग का, उधर हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, जो वर्कपीस का फीड देते हैं और जो कटर होता है, कटर का जो डायरेक्शन होता है सेम डायरेक्शन में होता है। तो पहले क्या होता है, पहले इसका काटिंग फोर्स या काटिंग प्रेशर ज़्यादा लगता है, उसके बाद धीरे धीरे इसका काटिंग प्रेशर पूरा 0 का बराबर हो जाता है। इसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर जगह में यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादातर जगह में हम लोग अप मिलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा, आप लोग को समझ में जरूर आएगा। हो सकता है ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, काटिंग स्पीड निकालने के लिए बोला है, डिटरमाइन द काटिंग स्पीड ऑफ द फीड शाफ्ट मिलीमीटर पर मिनट हुज डायमीटर 14 mm एंड स्पीड, जिसको एन से आप लोग देख सकते हैं, जिसको आरपीएम बोलते हैं, 50 RPM। तो आप लोग जानते हैं काटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, πdn/1000। तो 1000 हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि 1000 तब भी लिखना पड़ता है जब आप देख सकते हैं डायमीटर मिलीमीटर में दिया रहता है। ओके, और मिलीमीटर को आप लोग जानते हैं अगर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता तब 1000 से डिवाइड करना पड़ता। तो तब काटिंग स्पीड को किस में निकालना पड़ता था, मीटर पर मिनट में हम लोग को जनरली निकालना पड़ता, इसीलिए हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं। लेकिन इधर क्वेश्चन में बोला मिलीमीटर पर मिनट में ही निकालना पड़ेगा, मतलब डायमीटर मिलीमीटर में ही रहेगा, तो मिलीमीटर को तो मिलीमीटर में रहना पड़ेगा, मतलब 1000 से हम लोग को डिवाइड करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1000 में डिवाइड करेंगे तो काटिंग स्पीड मीटर पर मिनट में आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन का आंसर मांगा है मिलीमीटर पर मिनट, मतलब 1000 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप लोग 3.14 इंटू डायमीटर क्या दे दिया है आप देख सकते 14 और RPM क्या दे दे 50, तो अगर आप लोग करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, आप लोग देख पाएंगे अप्रॉक्स 2200 आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअली 2198 आंसर आ जाएगा। तो अप्रॉक्स आपको इसका राइट आंसर मानना पड़ेगा, क्योंकि जो पाई का वैल्यू है 3.14 आप लोग लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, अप्रॉक्स 2200 आ जाएगा।
समझ में आ गया है। तो आप लोग समझ गए हैं कि किस कारण हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं। डायमीटर मिलीमीटर में रहता है, तो मिलीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो मिलीमीटर तब मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो कटिंग स्पीड तब मीटर पर मिनट में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल अलाउज एट द मोस्ट 0.4% डिफेक्टिव पार्ट्स, हाउ मेनी डिफेक्टिव पार्ट्स कैन बी अलाउड इन प्रोडक्शन ऑफ 500 पार्ट्स। तो बोला है अगर कोई भी एक क्वालिटी कंट्रोल में क्या बोल दिया, 0.4% डिफेक्टिव पार्ट्स को अलाउ करेगा। मतलब अगर 100 पार्ट्स बना रहा है तो कितना पार्ट को, डिफेक्टिव पार्ट को अलाउ करके 0.4%। एक पार्ट बनाएगा तो क्या हो जाएगा 0.4/100। अगर 500 पार्ट बनाएगा तो क्या हो जाएगा 0.4 × 500/100। तो कटने के बाद क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 पार्ट को अलाउ करेगा। अगर 500 पार्ट बना रहा है तो अगर 2 पार्ट वो डिफेक्टिव होगा तो उसको अलाउ करेगा। ठीक है, तो एक्चुअली इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, काटिंग टूल हैज़ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन 8-14-6-6-15-20-4। तो इधर बोला नोज रेडियस ऑफ द टूल इन mm। तो इधर आप लोगों को दे दिया है, आप लोगों को जानना चाहिए, इसको बोलते हैं टूल सिग्नेचर। तो टूल सिग्नेचर कितना एलिमेंट का होता है, तो टूल सिग्नेचर टोटल 7 एलिमेंट से होता है। तो क्या क्या होता है ये आप लोग को जानना चाहिए। तो सबसे पहले होता है जो 8 है, इसको बोलते हैं बैक रेक एंगल। आप लोग लिखते रहना, बैक रेक एंगल या टॉप रेक एंगल या फ्रंट रेक एंगल। समझ में आया है। 14 क्या होता है, साइड रेक एंगल होता है। ओके, इसका बाद 6 क्या होता है, 6 होता है एंड रिलीफ एंगल। ओके, इसका बाद 6 क्या होता है, साइड रिलीफ एंगल। इसका बाद 15 क्या होता है, एंड कटिंग एज एंगल। ओके, इसका बाद 20 क्या होता है, साइड कटिंग एज एंगल। इसका बाद 4 क्या होता है, नोज रेडियस। तो नोज रेडियस सब लोग जानते हैं, जब भी हम लोग टूल बनाते हैं नोज रेडियस देना पड़ता है सरफेस फिनिश के लिए, सरफेस फिनिश इसमें अच्छा हो जाता है। तो लास्ट में जो 4 होता है ये नोज रेडियस को इंडिकेट करता है। तो नोज रेडियस क्या पूछा है, तो 4 हो जाएगा। ओके, तो टूल एलिमेंट टोटल 7 सिग्नेचर से या टूल सिग्नेचर टोटल 7 एलिमेंट से बनता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, कितना से एलिमेंट से बनता है, टोटल 7 एलिमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, D1 एंड D2 आर डायमीटर ऑफ वर्क बिफोर एंड आफ्टर मशीनिंग रेस्पेक्टिवली, द डेप्थ ऑफ काट इज। तो जब भी हम लोग लेद मशीन में जैसे टर्निंग करते हैं तब क्या होता है, सोचो पहले एक डायमीटर था, वो बोल रहा है D1, तो मशीनिंग करने के बाद हो गया D2, तो कितना घट गया, सोचो पहले 40 था, अभी वो 36 हो गया है डायमीटर। ओके, तो इसमें डेप्थ ऑफ काट हम लोग कितना दिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपिटल D1, कैपिटल या आप लोग बोल सकते D1 - D2/2। मतलब आप देख सकते जो पहले बिग डायमीटर था माइनस स्मॉल डायमीटर/2, तो इसमें क्या आ जाएगा 40 - 36/2, 4/2 मतलब 2। एक्चुअली क्या होता है, सोचो इतना बड़ा एक जॉब है, सोचो वेट, एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, इरेज करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ वेट। तो सोचो इतना बड़ा एक जॉब है, तो इसको अगर हम लोग टूल से टर्निंग कर रहे हैं तो ये तो अराउंड जॉब होता है। इधर अगर हम लोग 2 mm का डेप्थ देते तो क्या होता है, इधर भी 2 mm घटेगा। ठीक है, तो टोटल 4 mm घटेगा। तो ऐसे ही हुआ है। तो टोटल बोला है डेप्थ ऑफ काट कितना था, तो डेप्थ ऑफ काट क्या हो जाएगा D1, मतलब पहले जो डायमीटर था D2, मशीनिंग करने के बाद जो डायमीटर हुआ /2, तो ए हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, डेप्थ ऑफ कट का फॉर्मूला हो जाएगा D1 - D2/2। समझ में आ गया। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का मैं आप लोगों का सोल्यूशन दे दूंगा, सब समझ में आप लोगों को आ जाएगा। हो सकता है टाइम ज़्यादा लग रहा है, आप लोग सपोर्ट करते रहना, क्योंकि हम भी मेहनत करते, जो भी क्लास आप लोग को प्रोवाइड करते हो सकते लेट क्लास लेने में 1-2 दिन लेट होता है, लेकिन जो क्लास प्रोवाइड करते हैं लोगों का 3-4 क्लास लेने का जो होता है, 3-4 क्लास लेने का जो क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ मैं, एक क्लास में मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट टू मेक ए स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, क्रोमियम चाहिए 18%, 8% चाहिए निकेल, इसके बाद कार्बन भी चाहिए। ठीक है, तो सबसे जो मोस्ट होता है एसेंशियल होता है वो क्रोमियम होता है। ओके, सो क्रोमियम सबसे ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द ग्रेन साइज ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील इज इंडिकेटेड बाय नंबर्स, वेरी फाइन ग्रेन साइज इज इंडिकेटेड बाय नंबर। तो ग्रेन साइज को हम लोग नंबर से डिनोट करते हैं। तो ग्रेन साइज को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कोर्स, इसका बाद मीडियम, इसका बाद होता है फाइन, इसका बाद होता है सुपर फाइन या वेरी फाइन आप लोग बोल सकते हैं। कोर्स में क्या होता है, ग्रेन साइज होता है 10 to 24,
मीडियम में होता है 30 to 60, और इसमें होता है फाइन में होता है 80 to 180, और वेरी फाइन में होता है 220 to 600। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को जानना चाहिए ग्रेड क्या होता है। ग्रेड को हम लोग लेटर से डिनोट करते हैं, ए से एफ तक होता है। सॉफ्ट ग्रेड मीडियम ग्रेड में आता है जी टू वी, और हार्ड ग्रेड का अंदर आता है WXYZ, Y to Z हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और स्ट्रक्चर का अंदर आता है जो 1 to 8 होता है क्लोज स्ट्रक्चर होता है, 9 to 16 होता है ओपन स्ट्रक्चर। समझ में आ गया। डिटेल्स आप लोगों को मैं डिस्कस कर दिया हूँ। जो इसरो का टोटल 200 MCQ का क्लास मैंने प्रोवाइड किया था, उसमें मैं बहुत ही अच्छा से ग्राइंडिंग व्हील चैप्टर को क्लियर कर दिया था, तो आप लोग वो वाला देख लेना। ठीक है, तो उसमें आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन कॉमन भी आया था, आप लोग का ग्रेड से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज ए ड्रिल फॉर सॉफ्ट मेटल। सॉफ्ट मेटल के लिए कौन सा ड्रिल यूज़ होता है, तो आप लोग कैसे उसको पहचान सकते हैं। तो सॉफ्ट मेटल के लिए कौन सा ड्रिल यूज़ होता है, हार्ड मटेरियल के लिए कौन सा ड्रिल यूज़ होता है, इसका बाद नॉर्मल जो लो कार्बन स्टील होता है इसके लिए कौन सा ड्रिल यूज़ होता है, ये आप लोग को जानना चाहिए। एक्चुअली ड्रिल में हेलिक्स एंगल और रेक एंगल सेम होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, और इसरो में भी क्वेश्चन आया था, द एंगल ऑफ फ्लूइड, एंगल ऑफ फ्लूइड को बोलता है रेक एंगल। ठीक है, रेक एंगल इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो हेलिक्स एंगल किसका ऊपर डिपेंड करता है, जो मटेरियल आप लोग ड्रिलिंग करने जा रहा है, जो मटेरियल आप लोग ड्रिलिंग करेंगे वो किस मटेरियल है, वो हार्ड है या नॉर्मल जो लो कार्बन स्टील से है या सॉफ्ट है, तो उसका ऊपर डिपेंड करता है। तो मटेरियल का हार्डनेस का ऊपर डिपेंड करता है ड्रिल का हेलिक्स एंगल। तो ड्रिल का जनरल हेलिक्स एंगल जनरल पर्पस के लिए 27.5 डिग्री हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन हेलिक्स एंगल का हम लोग टोटल 3 ग्रेड में बांटते हैं, HNS। H होता है हार्ड और टेनासियस मटेरियल के लिए। ठीक है, जिसका एंगल होता है 10 to 13 डिग्री, 10 से 13 डिग्री इसका एंगल होता है हेलिक्स एंगल। इसका बाद नॉर्मल जो लो कार्बन स्टील होता है इसके लिए हेलिक्स एंगल कितना होता है 18 to 30 डिग्री, जो नॉर्मल पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे माइल्ड स्टील होता है, तो माइल्ड स्टील करते टाइम हम लोग को बता दिया, जो जनरली 7.5 डिग्री हम लोग यूज़ करते हैं, तो माइल्ड स्टील के लिए 7.5 डिग्री यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए या नॉर्मल मेटल के लिए हम लोग जो हेलिक्स एंगल यूज़ करते हैं उसका रेंज होता है 18 to 30 डिग्री। और सॉफ्ट मटेरियल के लिए लार्ज हेलिक्स एंगल हम लोग यूज़ करते हैं। कितना होता है, ये होता है 35 से 40 डिग्री। ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल के लिए जो हेलिक्स एंगल होता है 35 डिग्री से 40 डिग्री होता है, और ये सॉफ्ट और टफ्ट मटेरियल के लिए यूज़ होता है। ओके, समझ में आ गया है। सॉफ्ट मटेरियल मतलब क्या है, हेलिक्स एंगल का काम क्या होता है, हेलिक्स एंगल का काम होता है इसमें ये जो एंगल ऑफ फ्लूइड होता है, तो फ्लूइड की मदद से वो कटिंग जो ऑयल होता है या जो कूलेंट होता है उसका कटिंग एज का तरफ पहुंचा देते हैं, और इसका जो चिप्स होता है चिप्स को एक फ्लूइड का मदद से निकाल देते हैं। तो सॉफ्ट मेटल जब भी होगा चिप्स ज़्यादा निकालते रहेगा, जल्दी जल्दी काटेगा, और चिप्स को जल्दी जल्दी निकालने के लिए उसका हेलिक्स एंगल को भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 29 नंबर का क्वेश्चन। इन ए बोरिंग ऑपरेशन व्हाट विल बी द चेंज इन द डायमीटर ऑफ वर्क फॉर 1.5 mm डिस्प्लेसमेंट ऑफ टूल। तो डेप्थ अगर हम लोग 1.5 mm देते हैं तब उसका कितना डायमीटर कटेगा, तो आप लोग जानते हैं, पहले आप लोग को मैं फॉर्मूला बताया था, D1 - D2 /2 हो जाता है। मतलब पहले जो डायमीटर था उसका बाद जो मैशनिंग डायमीटर होता है उसका /2 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल जॉब होता है। तो जब भी आप लोग टूल को 1.5 mm डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो उसका 2 गुना मेटल कटेगा, मतलब 3 mm का डायमीटर घटेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 3 mm। ठीक है, तो डायमीटर में कितना चेंजेस होगा, 3 मीटर का चेंज हो जाएगा। समझ में आया है। बोरिंग टूल होता है एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का मदद से हम लोग बोरिंग करते हैं। बोरिंग करके क्या होता है, जो ड्रिल होल होता है, ड्रिल होल को हम लोग बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो बोरिंग में फिनिश भी अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मशीन यूज टू कट गियर्स इज कॉल्ड डैश मशीन। जो मशीन में हम लोग गियर कट सकते हैं उस मशीन को क्या बोलते हैं, मिलिंग मशीन बोलते हैं। ओके, ऐसे अगर बोलते हैं कि हम लोग हेलिकल गियर कौन सा मशीन से कर सकते हैं, हॉबलिंग मशीन से कर सकते हैं, हॉबिंग मशीन से कर सकते हैं, HOBBING हॉबिंग मशीन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए सर्टेन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू इट्स ट्रू वैल्यू इज नोन एज। एक राशि की मापी हुई मात्रा से इसकी सही मात्रा की निकटता को क्या कहते हैं। तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस जब भी बोलेगा, कोई भी एक मेजर्ड वैल्यू है
तो उस मतलब जो एक्चुअली सही वैल्यू है, तो सही वैल्यू के जब भी मेज़र करेंगे तो उसका जो मेज़र वैल्यू आएगा तो उसका क्लोजनेस जितना वैल्यू आएगा, जितना क्लोजनेस वैल्यू होगा उसको बोलता है वो उतना एक्यूरेट बोलता है, कि उतना एक्यूरेसी तक हम लोग जॉब को बनाए हैं या उतना एक्यूरेट जॉब बना है। मतलब एक्चुअली जो साइज बनाना चाहिए था उससे अगर जो मेजर साइज मतलब जो साइज हम लोग बनाए मेज़र कर रहे हैं तो उतना एक्यूरेसी तक हम लोग साइज को उसको बनाए हैं। ठीक है, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर सेम रीडिंग देते हैं बार बार, मतलब रिपीटेबिलिटी जब भी बोलेगा क्वेश्चन में, द रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, मतलब एक ही मेजरमेंट से जब भी मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट से जब भी सेम रीडिंग बार बार रिपीट होगा तो उसको बोलते हैं प्रिसीजन। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट उतना प्रिसीजन है जो बार बार एक ही रीडिंग देता है। जैसे वर्नियर कैलिपर होता है, बार बार मेजर करेंगे तो सेम रीडिंग देगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, लेथ मशीन इज मेड ऑफ। लेथ मशीन किस से बना होता है? तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका रिलेटेड मैं डिस्कशन कर दूंगा, जितना डिस्कशन करना है मैं उतना ही डिस्कशन करूंगा। तो लेथ मशीन एक्चुअली आप लोग जानते हैं कास्ट आयरन से बनता है। ठीक है, लेकिन इधर क्या दिया, ऑप्शन में मेटल दिया, तो कास्ट आयरन तो मेटल ही होता है, तो मेटल इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेथ मशीन होता है एक टर्निंग मशीन या टर्निंग मशीन टूल आप लोग बोल सकते हैं। बोला है ए टूल व्हिच इज यूज्ड टू एनलार्ज ए प्रीवियसली ड्रिल्ड होल इज नोन एज। कोई भी एक टूल है जो प्रीवियसली ड्रिल जो होल है, कोई भी एक होल है उसको साइज को बड़ा करने के लिए हम लोग कौन सा टूल का इस्तेमाल करते हैं? हम लोग बोरिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द टू लिमिट्स ऑफ साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज। तो टू लिमिट्स ऑफ साइज क्या क्या होता है? जनरली कोई भी ऑब्जेक्ट का दो लिमिट होता है, एक होता है मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट क्या होता है? टॉलरेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 35 नंबर, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, व्हिच टाइप ऑफ चिप इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मैशिनिंग ऑफ माइल्ड स्टील बार। माइल्ड स्टील बार का जब भी हम लोग मैशिनिंग करने जाएंगे तब क्या होता है, उसमें से कंटिन्यूअस चिप्स निकालता है। ठीक है, क्योंकि वो तो सॉफ्ट होता है, तो सॉफ्ट को जब भी हम लोग पॉजिटिव रेक एंगल से काटते हैं तो कंटिन्यूअस चिप्स निकलेगा। अगर ऐसे बोलते हैं कास्ट आयरन का, अगर हम लोग कास्ट आयरन को अगर मैशिनिंग करते हैं तो कास्ट आयरन तो होता है बीटल मेटेरियल, तो बीटल मेटेरियल का जब भी मैशिनिंग करेंगे तो डिसकंटिन्यूअस चिप्स या आप बोल सकते हैं सेगमेंटल चिप्स निकालता है। तो समझ में आ गया माइल्ड स्टील के लिए क्या हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कास्ट आयरन के लिए क्या हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आप देख सकते हैं, ए टूल यूज टू कट आउटसाइड थ्रेड इज कॉल्ड। कोई भी एक टूल है जो आउटसाइड थ्रेड कटने के लिए यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डाई। अगर इनसाइड थ्रेड बोलते हैं तब हो जाता है टैप। ठीक है, समझ में आ गया। अगर टैप से क्वेश्चन पूछेगा, टैप कितना टाइप का होता है? टोटल 3 टाइप का टैप होता है, 3 सेट ऑफ टैप होता है। क्या क्या होता है? फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, थर्ड टैप। टैप जिसको बोलते हैं टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप, बॉटमिंग टैप, या बॉटमिंग टैप को आप लोग फ्लैग टैप बोल सकते हैं। इसका एक एक एंगल होता है, एक एक एंगल कितना होता है? 4 डिग्री होता है। टेपर टैप 10 डिग्री होता है, इंटरमीडिएट टैप और 20 डिग्री होता है इसका जो बॉटमिंग टैप या प्लग टैप का। समझ में आ गया है। ये भी आप लोग को जानना चाहिए टैप किस मटेरियल से बनता है? हाई स्पीड स्टील से बनता है, और ये होता है टोटली हार्डेंड एंड ग्राउंड भी होता है। समझ में आ गया। इसका जो लास्ट में होता है स्क्वायर सैंक होता है। स्क्वायर सैंक क्यों होता है? क्योंकि हम लोग टैप रेंज का मदद से हम लोग उसको पकड़ सकते हैं। तो टैप रेंज भी 3 टाइप्स का होता है। एक होता है सॉलिड टाइप टैप रेंज, दूसरा होता है टी हैंडल टाइप टैप रेंज, और जो सबसे ज़्यादा यूज होता है डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रेंज या बार टाइप टैप रेंज, जिसमें आप लोग जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, इसमें वेरियस साइज ऑफ टैप को आप लोग लगा सकते हैं। 175 mm, 250 mm, 350 mm लॉन्ग टैप को भी आप लोग लगा के उसको हम लोग टैप कर सकते हैं, टैपिंग कर सकते हैं। टी हैंडल टैप रेंज कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है, जहाँ पे हम लोग नॉर्मल जो बड़ा बड़ा एडजस्टेबल टैप रेंज या डबल एंडेड जो एडजस्टेबल टैप रेंज उसको अगर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं तो उसको हम लोग टी हैंडल टाइप टैप रेंज हम लोग यूज़ करते हैं। वो क्या सॉलिड टाइप टैप रेंज हम लोग क्या करते हैं? इसमें सर्टेन टाइप ऑफ या सर्टेन जो साइज होता है वही साइज के टैप को वो होल्ड कर सकता है, उसका बाद वो टैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है। और एक्चुअली आप लोग को जानना चाहिए टैप को पहचान करने के लिए हम लोग को 1 2 3 रिंग का हम लोग उसमें मार्क कर देते हैं। तो बॉटमिंग टैप में 3 रिंग मार्क होता है, इंटरमीडिएट टैप में 2 रिंग मार्क होता है, और टेपर टैप में 1 मार्क होता है, 1 रिंग का मार्क होता है। ओके, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 37 नंबर का। ठीक है, द हेड स्टॉक ऑफ ए लेथ इज सिचुएटेड एट द। तो लेथ मशीन का हेड स्टॉक कहाँ पे सिचुएटेड होता है? लेफ्ट हैंड
एंड ऑफ द लेथ बेड। जो लेथ बेड होता है उसका लेफ्ट साइड में हेड स्टॉक होता है और जो राइट साइड होता है उसमें टेल स्टॉक होता है। टेल स्टॉक में हम लोग कटिंग टूल, ड्रिल, रिमार, सेंटर ड्रिल लगा सकते हैं। ओके, और इसमें हम लोग सेंटर ड्रिलिंग, टैपिंग ये भी कर सकते हैं, रिमिंग भी कर सकते हैं। और इधर जो सेंटर यूज़ करते हैं हम लोग, सेंटर में जो एंगल होता है 60 डिग्री एंगल होता है। और एक्चुअली आपको जानना चाहिए हेड स्टॉक स्पिंडल में जो सेंटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं लाइव सेंटर, और टेल स्टॉक स्पिंडल में जो सेंटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं डेड सेंटर। समझ में आ गया? लाइव सेंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये घूमते रहता है, क्योंकि स्पिंडल घूमेगा तो इसका जो सेंटर वो भी घूमेगा, लेकिन टेल स्टॉक तो घूमता नहीं है, ये ऑलवेज स्थिर रहता है, इसीलिए इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। डेड सेंटर में ज़्यादा फ्रिक्शन होता है क्योंकि घूमता नहीं है। दोनों अगर घूमता, ऐसे वर्कपीस भी अगर घूमेगा और सेंटर भी घूमेगा, जो डेड सेंटर भी घूमेगा, तब फ्रिक्शन कम होता है। लेकिन एक पार्ट स्थिर रहता है और एक पार्ट घूमता है, वर्कपीस घूमता है, डेड सेंटर स्थिर रहता है, इसीलिए फ्रिक्शन ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग को डेड सेंटर में ग्रीस का इस्तेमाल करना चाहिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए। आप लोग जानते हैं ग्रीस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ओके, समझ में आ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द एंगल व्हिच इज लेस देन 90 डिग्री। जो एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है उसको एक्यूट एंगल बोलता है। अगर 90 डिग्री होता है उसको राइट एंगल बोलता है। 90 डिग्री से ज़्यादा होने के कारण उसको बोलता है ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम एंगल को बोलता है ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, Which of the following represent the unit of cutting speed? कटिंग स्पीड का क्या यूनिट जनरली होता है? मीटर पर मिनट होता है। एक मिनट में कितना मटेरियल को काट के अंदर जा सकते हो उसको बोलते हैं कटिंग स्पीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फीट से क्वेश्चन पूछेगा तब होता है मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितना मटेरियल को काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कपीस इज हेल्ड इन। तो लेथ मशीन में वर्कपीस कहाँ पे हेल्ड होता है? आप लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी मतलब चक। तो चक में होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग जो ड्राइविंग प्लेट होता है, ड्राइविंग प्लेट में भी हम लोग होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो चक का बारे में तो मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया हूँ। डिटेल्स जो अलग अलग चक होता है, जैसे कॉलेट चक होता है और भी मैग्नेटिक चक होता है, कम्बिनेशन चक होता है, वो भी मैं आप लोग का अलग क्लास में डिस्कशन कर दूंगा। आज का क्लास ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोला है डैश ड्रिल इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ड्रिल यूज्ड फॉर ऑल पर्पसेस। कौन सा ड्रिल हम लोग जनरली ऑल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं? तो अभी हम लोग ट्विस्ट ड्रिल जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जिसका पॉइंट एंगल होता है 118 डिग्री, चीजेल एज एंगल होता है 55 डिग्री। ओके, इसका मेजरमेंट लेते हैं लैंड टू लैंड। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इन ए ड्रिल व्हिच पार्ट हेल्प्स द कूलेंट टू फ्लो टू द कटिंग एज। मैं आप लोग को पहले ही क्लियर कर दिया हूँ, ड्रिल का कौन सा भाग मदद करता है कूलेंट को कटिंग एज तक पहुँचने में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लूइड्स। ओके, तो फ्लूइड्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फ्लूइड्स का मदद से चिप्स में निकल के आता है और कूलेंट को हम लोग देते ऊपर से तो कटिंग एज तक चला जाता है फ्लूइड का मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी ऑफ ए चीजेल इज यूजुअली मेड इन द शेप ऑफ। जो चीजेल होता है जो क्रोम वेनेडियम स्टील या हाई कार्बन स्टील से बनता है, जिसका ऑपरेशन जो होता है चीजेल और हैमर लेके जो ऑपरेशन करते हैं उसको बोलते हैं चिपिंग ऑपरेशन। उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो हेक्सागोनल होता है, अदरवाइज ऑक्टागोनल होता है। ऑक्टागोनल ऑप्शन में रहेगा तो ऑक्टागोनल हो जाएगा, हेक्सागोनल ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हेक्सागोनल। लेकिन आंसर की में अराउंड दिया है, एक गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप लोग जानते हैं 5 टाइप्स का चीजेल होता है, जैसे फ्लैट चीजेल होता है, क्रॉस कट चीजेल होता है जिसको कैप चीजेल बोलता है, इसका बाद डायमंड पॉइंट चीजेल होता है, वेब चीजेल होता है। ओके, और होता है हाफ राउंड चीजेल जो ऑयल ग्रूव या बियरिंग सरफेस बनाने के लिए यूज़ होता है। फ्लैट सरफेस के लिए चिपिंग करने के लिए हम लोग फ्लैट चीजेल यूज़ करते हैं। और वेब चीजेल हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? चेन ड्रिलिंग के बाद हम लोग मेटल को हटाने के लिए वेब चीजेल यूज़ करते हैं, और जहाँ पे स्क्वायर कॉर्नर बनाना पड़ता है उधर हम लोग डायमंड पॉइंट चीजेल यूज़ करते हैं। समझ में आ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन, डैश इज एन ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग एक्सेस मेटल विद द हेल्प ऑफ चीजेल एंड हैमरिंग। मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया हूँ, अभी क्लियर किया हूँ। चीजेल और हैमर लेके जो एक्सेस मटेरियल को हम लोग मेटल से हटाते हैं, मेन मेटल से हटाते हैं, उसको बोलते हैं चिपिंग ऑपरेशन। चीजेलिंग हम लोग उसको नहीं कहते, उसको चिपिंग ऑपरेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश माइक्रोन। तो ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है उल्टा करके, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर? तो 0.001 मिलीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मटेरियल। तो आप लोग जानते हैं कटिंग टूल जो होता है वो हार्ड होना चाहिए, जो भी वर्क पीस हम लोग कटने जा रहे हैं उससे ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है डायमंड, आप लोग ऐसे भी जानते हैं डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, उससे कम होता है CBN क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, उससे कम हार्ड होता है। इसका बाद जैसे सीमेंटेड कार्बाइड होता है, उसका बाद स्टेलाइट होता है। ओके, और सीमेंटेड कार्बाइड क्या होता है, जो हाई स्पीड स्टील होता है उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा कटिंग स्पीड में काटता है मटेरियल को, समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ होल इज मेजर्ड बाय। कोई भी होल का डायमीटर को मेजर करने के लिए बोला है, चेक नहीं बोला है, मेजर करने के लिए हम लोग डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इनसाइड माइक्रोमीटर का हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। आउटसाइड डायमीटर को मेजर करने के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर यूज़ करना पड़ेगा। अगर डेप्थ को मेजर करना पड़ता तब हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा डेप्थ माइक्रोमीटर। ओके, इसका बाद बोला है कॉन्वर्ट 5/10 इंटू डेसिमल, तो क्या हो जाएगा 0.5 इज द राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मच इज द एंगल ऑफ मेट्रिक ट्रेपेजोइडल थ्रेड। मेट्रिक ट्रेपेजोइडल थ्रेड का एंगल कितना डिग्री होता है, आप लोग आंसर दे दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, ट्रेपेजोइडल थ्रेड हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, ट्रेपेजोइडल थ्रेड के अंदर क्या क्या आता है, जैसे एक्मी थ्रेड, बट्रेस थ्रेड, इसका बाद आता है सॉटूथ थ्रेड। एक्मी थ्रेड यूज़ करते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए, जैसे हम लोग लेद मशीन का लीड स्क्रू में यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग पावर ट्रांसमिशन करते हैं थ्रेड काटता टाइम, ठीक है। और इसमें इजी एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट होता है पावर ट्रांसमिशन करते टाइम। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेद मशीन व्हेन द टूल इज फेड पैरेलल टू द रोटेशन ऑफ द वर्क। जो लेद मशीन है, लेद मशीन में अगर हम लोग उसका पैरेलली जो टूल एक्सिस घूम रहा है उसका पैरेलली अगर हम लोग टूल को फीड देंगे तो उसका कौन सा सरफेस बनाएगा, तो सिलिंड्रिकल सरफेस बनाएगा। मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ। अगर हम लोग एंगुलर में फीड देते जॉब का वर्क पीस का साथ या वर्क एक्सिस का साथ, तब वो टेपर्ड सरफेस बनाएगा। अगर उसको पैरेलल परपेंडिकुलर अगर हम लोग फीड देते तब वो फ्लैट सरफेस बनाएगा, उसमें फेसिंग हम लोग करते हैं। ओके, तो टोटल 50 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दिया हूँ। अभी आप लोग बताना क्लास में आप लोग को कुछ सीखने को मिला है कि नहीं। 50 क्वेश्चन तो आप लोग को बहुत सारा जगह में डिस्कशन देखने को मिला है, लेकिन इतना डिटेल्स में आप लोग को कोई क्लियर नहीं किया है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट कर देना। आने वाला दिन में भी इससे भी बड़ा धमाका आने वाला और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड करूंगा। तो ऐसे चैनल को सपोर्ट करते रहना। आप लोग को लग सकता है कि इतना ईजी क्वेश्चन आया था, तो आप लोग के लिए भी एडवांस टेस्ट में इतना ईजी क्वेश्चन पूछे जाता है, तो आप लोग भी अच्छा से तैयारी करते रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।